जैंगी की सेंसेस बहुत शार्प थी, खासकर स्पेस में हो रही हलचल के लिए। तभी उसने महसूस किया कि डेक पर कुछ अजीब सा हो रहा है। उसे किसी के चलने जैसी साउंड सुनाई दी। बिना देर किए वो सीधे डेक पर गया। वहीं उसे छोटे छोटे पानी के निशान दिखे, बिल्कुल इंसानी फुटप्रिंट जैसे, लगभग 10 से 20 सेंटीमीटर लंबे। इस जहन्नुम जैसे प्लेस में कितनी और वियर्ड चीजें छुपी हुई हैं। उसने तुरंत अपनी गन निकाली और निशान की तरफ फायर कर दिया। हवा में अजीब सी चप चप साउंड आई, जैसे कोई कीचड़ में चल रहा हो। फ्लोर पर अचानक पानी का एक बड़ा सा छींटा फूटा और फिर तेजी से बोट के किनारे की तरफ रेंगने लगा। जैंगी ने और फायर किए। उसे लगा कि कोई चीज हिट हुई है। वो धीरे से पास गया और स्क्वाड करके चेक किया। कॉम्बैट यूनिफॉर्म के नाइट विजन और स्कैनिंग फीचर से उसे एक लंबी ट्रांसपेरेंट चीज दिखी, जैसे कोई लंबा ट्रांसपेरेंट शॉक्स। क्या यही है वो क्रिएचर जो सबको मार रहा था? उसने वो चीज उठाई, लेकिन वो फौरन सिकुड़ने लगी। शायद उसका ज्यादा बॉडी पानी से बना था। हिट होने के बाद फ्लूइड्स लीक हो गए और वो हथेली से भी छोटी हो गई। अगर हमने इसे पहले कैच न किया होता तो कल सब बेकार चला जाता, जैंगी ने सोचा। वो जल्दी से उस क्रिएचर को लेके जोकीर के पास गया और उसे टेस्टिंग के लिए दिया। जोकीर की रिपोर्ट के बाद जैंगी ने नेक्स्ट डे प्लानिंग रीसेट कर दी। अगले दिन उसने फिर सबको ऊपर के रेस्टोरेंट में बुलाया। अपने होम टाउन के ट्रेडिशन के नाम पर 2 दिन का बर्थडे सेलिब्रेशन किया। नीचे के लोगों को फर्क नहीं पड़ता था, उन्हें तो बस खाना चाहिए था। लोग इकट्ठा हुए। जैंगी ने चुपचाप दरवाजा लॉक करवा दिया और क्रू को फूड सर्व करने को कहा। खाना आते ही लोगों ने कंट्रोल तो रखा, लेकिन चॉपस्टिक्स फिर भी नाच रही थी। पर जैसे ही पहली बाइट मुंह में गया, सबकी हालत खराब हो गई। धत तेरी, ये तो बहुत सॉल्टी है। इसने तो सॉल्ट सेलर की आत्मा हिला दी। जैंगी ने देखा कि बाईजिंगू और सुनवाशी भी शिकायत कर रही थी। उसी पल उसने बिना एक्सप्रेशन गन निकाली और सब पर तान दी। बाकी क्रू मेंबर्स ने भी मशीन गन उठा ली और सबको टारगेट किया। क्या कर रहे हो? लोग घबरा गए। जैंगी बोला, कुछ नहीं, बस फूड में थोड़ा खास इंग्रेडिएंट डाला है। जो नहीं खाएगा वही डर्टी है। लोग डर के मारे धीरे धीरे खाने लगे। तभी बाईजिंगू के सामने बैठा आदमी सन्न रह गया। उसके सामने टेबल पर एक आईबॉल गिर गया और लुढ़कता हुआ आया। उसने देखा बाईजिंगू की आंख की जगह खाली थी, दूसरी आंख कांप रही थी। क्या हुआ? वो धीरे से बोली। फिर उसके आंख से व्हाइट स्मोक निकला। सामने वाला चीख पड़ा। क्रू ने तुरंत स्प्रे गन से फायर किया। बाईजिंगू का शरीर चिल्लाते हुए जमीन पर गिरा और धीरे धीरे सूख कर छोटा हो गया। ये पैरासाइट्स इंसान के बॉडी फ्लूइड से जिंदा रहते हैं। होस्ट को मारने से वो नहीं मरते, उन्हें डिहाइड्रेट करना पड़ता है। इसके बाद एक एक करके और भी होस्ट का असली रूप सामने आया। सबका शरीर सिकुड़ रहा था। एक औरत ने अपने हस्बैंड से मदद मांगी, लेकिन वो डर के मारे उसे लात मारकर दूर कर चुका था। आखिरकार सारे 6 पैरासाइट्स खत्म कर दिए गए, लेकिन जैंगी को कोई राहत नहीं मिली। इतने वेग होते हुए भी इन्होंने इतनी मौतें कर डाली। अगर वो समुद्र में यूं ही चलता रहे तो आगे क्या क्या मिलेगा कौन जाने। ठीक है, अब खाना खाओ, कहकर जैंगी रेस्टोरेंट से बाहर चला गया। पीछे लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, ये सोचकर कांपते हुए कि उनके बीच के लोग मॉन्स्टर्स निकले। जैंगी ने ऑर्डर दिया, ओल्ड तियान रोज बोट के चारों तरफ हाई कंसंट्रेटेड नॉन ऑर्गेनिक सोल्यूशन स्प्रे करे, ताकि कोई पैरासाइट फिर से बोट पे ना चढ़ सके। ओल्ड तियान, कितने दिन लगेंगे लैंड मिलने में? सर सच बताऊं तो ये किस्मत पर है। किस्मत? जैंगी ने माथा पकड़ा। अगर लक खराब हुआ तो कोलंबियन फ्लीट मिल सकता है, और अगर और भी बुरा हुआ तो एपिसिलॉन लेवल एलियन भी आ सकता है। अगर वह सिचुएशन मान ले तो, ओल्ड तियान ने कहा। सब कुछ ठीक रहा तो 3 महीने में स्टारी सी पहुंच सकते हैं। स्टारी सी का नाम सुनते ही जैंगी को तुरंत तियानलोंग पायरेट्स की याद आ गई। ये इलाका बहुत कॉम्प्लेक्स है और हमेशा से पायरेट्स की छुपने और हमला करने की बेस्ट जगह रहा है। दुनिया के खत्म होने के बाद पायरेट्स और भी ज़्यादा खतरनाक हो गए थे, और इन सब में सबसे बड़े थे तियानलोंग पायरेट्स। जैंगी ने पहले इनका 4था डिवीज़न हेवनली सी सिटी में खत्म किया था, इसीलिए उनका और हाक्शाओ किंगडम का रिश्ता कभी ठीक नहीं रहा। अब सिचुएशन अलग है। जैंगी को अपनी आइडेंटिटी छुपानी है और कोलंबियन ओशन फ्लीट की नज़रों से बचना है। अगर उन्होंने बाउंटी जारी कर दी तो हर तरफ से एनिमी मिल सकते हैं। 3 महीने का टाइम काफ़ी है, सेफ्टी जगह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैंगी ने कहा, मुझे बस किसी एक लैंड के टुकड़े की ज़रूरत है जिससे बाकी लोग सेफ हो जाएं,
और मैं खुद जोकीर के साथ अपनी स्पेस ट्रैवल एबिलिटी का यूज़ करके वापस लौट सकूं। उधर जिंग फेंग शिप के एक्सप्लोड होने के बाद की जगह पर गाढ़ा वाइट मिस्ट फैला हुआ था। उसी में से एक विशालकाय शैडो निकल रही थी। एक जॉइंट फेल पर खड़ा था कोलंबियन फीट का सबसे पावरफुल इंसान जॉन कार्टिलस। कार्टियस को खुद जैंगी का पीछा करने का टास्क दिया गया था। अब कोलंबियन नेवी ज़्यादा फोर्सेस नहीं भेज सकती, तो सबसे परफेक्ट चॉइस वही था, क्योंकि उसके पास थी लॉर्ड ऑफ फैंसी वाली एबिलिटी। उसके ऑफिसर्स ने रिपोर्ट दी, किसी ह्यूमन के डेड बॉडी नहीं मिला, हो सकता है किसी और शिप ने उन्हें रेस्क्यू कर लिया हो। हमने सारे रूट्स ब्लॉक कर दिए हैं। कार्टिलस ने बस एक हल्की सी स्माइल दी, इंटरेस्टिंग, लेकिन मुझे खुद से उस आदमी को कैच करना है। उसने आगे कहा, सब शिप्स को डिस्ट्रॉय कर दो, किसी को मत छोड़ो, लेकिन डीप फॉग वाले इलाके में जहां सिग्नल काम नहीं करता वहां जाना उसे पसंद नहीं था। कार्टिलस ने कहा, मैं कोलंबिया का सबसे वैल्यूएबल सोल्जर हूँ, मैं रिस्क नहीं लूँगा। इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का काम है ढूंढना, मेरा नहीं। फिर वो अपने व्हील पर चढ़कर सी से बाहर निकल गया। तभी उस घने फॉग में छुपी हुई एक और शिप पर लिंगू फेशुए ने चैन की सांस ली। वो लोग सिर्फ जैंगी का पता लगाने आए थे, लेकिन सामने कार्टिलस आ गया। अगर वो कैप्चर हो जाते तो लड़ते हुए ढाई हो जाना भी दर्दनाक होता। तभी उसकी साथी गुफुए अपनी डॉल्फिन से टेलीपैथिकली बात कर रही थी। डॉल्फिन ने बताया कि कार्टिलस के पास ऐसी पावर है कि पूरे ओशन के क्रिएचर्स उसकी कमांड मानते हैं। गुफुए ने भी ये बात लिंगू को बताया। लिंगुए ने तुरंत ऑर्डर दिया, अब हमें एक अलग रास्ता लेना होगा। उसने मैप पर उंगली फेरते हुए कहा, नॉर्थ की तरफ मार्ले और रोटेट है, लेकिन वो भरोसे के लायक नहीं। बेस्ट ऑप्शन है स्टेरी सी की तरफ जाना। गुफुए ने डॉल्फिन टीम को डिसमे किया और एक रेनबो जैसी बबल ने पूरे शिप को कवर कर लिया। जहाज सी बेड के अंदर डाइव कर गया और स्टेरी सी की तरफ बढ़ चला। उधर जावो शिप भी फॉग के बीच में अपनी जर्नी जारी रखे हुए था। मॉन्स्टर्स के अटैक के बाद सब लोग डर के मारे मेंटल स्ट्रेस में थे, लेकिन एक मॉर्निंग सबकी उम्मीदों का जवाब मिल गया। फॉग हट गया और दूर कहीं लैंड की परछाई नजर आई। सुबह के वक्त अचानक याओ शिप के सामने टापू दिखा, इतना साफ कि बिना किसी टूल के भी देखा जा सकता था। क्रू मेंबर्स को पहले तो लगा कि शायद ये कोई हेलुसिनेशन है, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से फॉग में भटक रहे थे और उन्हें अपनी पोजीशन का अंदाज़ा नहीं था। लेकिन जब सबने मिलकर उस टापू को देखा तो कंफर्म हो गया कि ये कोई इल्यूजन नहीं है। लाओतियान ने तुरंत टेलीस्कोप से देखा। टापू पर सफ़ेद पेड़ों का एक बड़ा जंगल था। ये ज़मीन है, इसमें कोई शक नहीं। लाओतियान की आवाज़ खुशी से काँप रही थी। सब लोग एक दूसरे से लिपट कर रोने लगे। जैंगी को खबर मिलते ही वो जोकीर को लेकर डेक पर पहुंच गया। धीरे धीरे सारे लोग बाहर आए। सब टापू को देखना चाहते थे। हालांकि जैंगी थोड़ा एक्साइटेड था, फिर भी उसने प्रिकॉशन लिया। उसने अपना कॉम्बैट सूट का हाई पावर्ड लेंस ऑन किया और टापू को ध्यान से देखा। लाओतियान, इतनी डीप सी में अचानक टापू का आना क्या नॉर्मल है? लाओतियान बोला, ऐसा अक्सर तभी होता है जब पास में लैंड मास होता है। शायद हम स्टेरी सी के करीब पहुंच चुके हैं। उसने जैंगी को इलेक्ट्रॉनिक मैप दिखाया। हम बर्फ और फॉग के बीच रास्ता भटक चुके थे, लेकिन अगर ये टापू मिला है तो अब साउथ चाइना सी दूर नहीं है। सर, क्या हम टापू जाकर देखना चाहेंगे? जैंगी कुछ सोच में डूबा रहा। अगर ये टापू सच में स्टेरी सी के पास है तो उसका स्पेस ट्रैवल एबिलिटी यूज करके वो जोकीर को लेकर हेवनली सी सिटी तक जा सकता है। हर कोई उसे देख रहा था। इतने टाइम बाद सब जमीन को छूना चाहते थे। जैंगी ने कहा, ठीक है, चलो देखते हैं। बोलते ही शिप में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन जैंगी ने तुरंत सबको सतर्क रहने को कहा। उसने लाओतियान को फाइटिंग गियर रेडी करने का ऑर्डर दिया और खुद जोकीर को कॉम्बैट यूनिफॉर्म पहनाकर पिस्टल पकड़ा दी। जू युनकुए दूर से देख रही थी, उसे जलन हो रही थी। इतने महीनों तक वो जैंगी के साथ रही थी और धीरे धीरे उसके लिए फीलिंग्स आ गई थी। शायद ये क्राइसिस बॉन्डिंग थी या कुछ और, लेकिन अफसोस ये सब उसकी एक तरफा सोच थी। जैंगी किसी ऐसे इंसान के साथ अटैच नहीं होता जो उसके लिए यूजफुल ना हो। अब सब टापू पर उतरने की तैयारी करने लगे। जायो सीधे टापू तक नहीं जा सकती, इसीलिए स्मॉल बोट्स का यूज किया गया। जैंगी ने कहा, पहले पैसेंजर्स को भेजो, अगर कुछ खतरा हुआ तो वो एक्सप्लोर कर लेंगे। जू युनकुए आगे आई और बोली, सर, अगर टापू पर खतरा हुआ तो पहले मेरी प्रोटेक्शन करना। जैंगी ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं पूरी कोशिश करूंगा। फिर उसने लाओतियान से कहा कि जू युनकुए के लिए बेस्ट बोट रखे। ये सुनकर जू हैरान हुई। अगर बेस्ट बोट मुझे मिली तो आप? मैं ठीक हूँ।
जैंगी ने एक याच निकाला और जोकीर को उठाकर उसमें बैठ गया, फिर खुद भी उस पर चढ़ गया और दूर निकल गया। जू युनक्वे गुस्से से तिलमिला गई। उधर सुनवाशी ने बच्चे टॉमी को ब्लैंकेट में लपेटा और उसे भी साथ ले गई, क्योंकि सब लोग शिप छोड़ रहे थे। जू युनक्वे ने पूछा, क्या टापू पर लोग होंगे? पता नहीं, सुनवाशी ने जवाब दिया। जू बोली, अगर कोई फैमिली मिली तो शायद मैं टॉमी को उन्हें दे दूं, मैं बच्चों का ध्यान नहीं रख पाती। सुनवाशी खुशी से बोली, सच में? ये तो बहुत बढ़िया होगा। सब लोग छोटी बोट्स में बैठकर टापू की तरफ बढ़े। जैंगी को दूर से ही एक फ्रेश फ्रेगनेंस महसूस हुआ। ये इतनी अच्छी खुशबू क्यों आ रही है? जोकीर ने सामने इशारा किया, लगता है फ्रूट फॉरेस्ट है। जैंगी को बहुत हैरानी हुई कि इतनी बर्फबारी में कुछ पेड़ों पर फल लग रहे हैं, लेकिन फिर उसे बाइशू सेक्ट के ब्लड वाइन्स की याद आई और उसने राहत की सांस ली। पेड़ पौधों का म्यूटेट होना नामुमकिन नहीं है। पेड़ जो कि बहुत हार्डी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, नेचर के बदलावों को जानवरों से बेहतर झेल लेते हैं। यहाँ तक कि सूखे पुराने पेड़ भी फिर से बाहर आ सकते हैं। तो फिर ठंड में म्यूटेट हुए पौधे कोई हैरानी की बात नहीं। जैंगी और उसके साथी आइलैंड पर पहुंचे तो देखा कि पहले से ही पहुंचे लोग फलों के जंगल के पास पहुंच चुके थे। पेड़ बहुत ऊंचे थे, जिनकी शाखाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। मोटी और नुकीली पत्तियां सूरज की रोशनी तक रोक रही थी। अंदर का इलाका डार्क लग रहा था, लेकिन सफेद रंग के फल पेड़ों पर लटक रहे थे। वो कुछ कैंटोलोप जैसे लग रहे थे, पर ज्यादा पतले, करीब 20 से 30 सेंटीमीटर लंबे। हवा में हिलते हुए वो एक स्वीट खुशबू छोड़ रहे थे। कुछ लोग खुद को रोक नहीं पाए और फल तोड़ने लगे। जैंगी पहले उन्हें रोकना चाहता था, फिर चुप हो गया। एक आदमी पेड़ पर चढ़ा और फल तोड़ लिया। जैसे ही उसने फल फाड़ा, अंदर से मलाई जैसा कुछ निकला और खुशबू और तेज हो गई। उसने कहा, मैं प्लांट्स को जानता हूँ, ये पॉइजनस नहीं है, ये स्मेल से ही पता चल जाता है, खा सकते हो। और फिर उसने बड़ा सा बाइट ले लिया। बाकी लोग जो लंबे समय से भूखे थे उस पर टूट पड़े और फल तोड़ने लगे। कुछ लोग डरे हुए थे और रुके हुए थे। ओल्तियान एक फल लेकर जैंगी के पास आया और बोला, जैंगी सर, ये फल मत खाओ। जैंगी ने बस 2 शब्द बोले, लेकिन फिर फल को अपनी डिफरेंट स्पेस में रख लिया। ओल्तियान ने सहमति में सर हिलाया। सुनवाशी थोड़ी लालची हुई और अपनी सीनियर जू युनक्वे से बोली, उन्होंने खा लिया, चलो हम भी ट्राई करते हैं। जू युनक्वे जैंगी को गौर से देख रही थी। जब उसने देखा कि जैंगी और जोकीर चुप हैं, तो बोली, बेहतर होगा कि ना खाएं, सेफ्टी फर्स्ट। सुनवाशी ने अफसोस से निगल लिया। तभी उसकी गोद में टॉमी रोने लगा, शायद दूध जैसी खुशबू से। वो बोली, शायद भूख लगी है, थोड़ा खिला देते हैं। जू युनक्वे चौंक गई, क्या पागल हो गई हो, अनजान चीज टॉमी को खिलाओगी? फिर खुद चुप हो गई। जैंगी ने एक हाथ में गन पकड़ी और दूसरे से जोकीर के हाथ को थामा और बाकी क्रू को अलर्ट रहने को कहा। जब कुछ लोगों का फल खाने के बाद कुछ नहीं हुआ तो बोला, चलिए अब आइलैंड के अंदर चलते हैं। लोग फलों को अपने पास रखकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। अगर सब ठीक रहा तो लोगों को टेम्पररी यहीं रखा जा सकता है, कम से कम भूखे तो नहीं मरेंगे। जंगल में आगे बढ़ते हुए जैंगी ने कुछ अजीब नोटिस किया, इंसान के फुटप्रिंट्स। वो तुरंत अलर्ट हो गया, यहाँ पहले से कोई है, लेकिन अगर लोग रह रहे हैं तो इसका मतलब सर्वाइवल पॉसिबल है। कुछ दूरी पर लकड़ी के बने हाउसेस वाला एक विलेज दिखाई दिया। हर तरफ शांति थी, बाहर कोई नहीं दिखा, लेकिन बाकी पैसेंजर्स बहुत एक्साइटेड थे। उन्हें लगा ये एक सेफ हेवन है। कुछ लोग दौड़ते हुए चिल्लाने लगे, कोई है? हेलो, क्या कोई है? जैंगी चुपचाप सब देख रहा था। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ी औरत जो ब्लैक कपड़े पहनी थी बाहर आई। उसकी स्किन सूखी थी और चेहरा झुर्रियों से भरा था। वो बोली, तुम सब कहाँ से आए हो? वो परफेक्ट चाइनीज बोल रही थी। लोग एक्साइटेड हो गए और बोले, हम बहुत दूर से आए हैं, कुछ वक्त आराम करने के लिए। ओल्तियान ने जैंगी से कहा, लगता है हम साउदर्न वाटर्स के पास वाले आइलैंड्स पर हैं, स्टेरी सी अब दूर नहीं। जैंगी ने सर हिलाया। बुजुर्ग औरत से बातें चलती रहीं। धीरे धीरे कुछ और औरतें बाहर आईं। उन्होंने बताया कि वो सब यहाँ की लोकल वुमेन्स हैं और सैक्रेड फ्रूट से सर्वाइव कर रहे हैं। लेकिन जैंगी को कुछ अजीब लगा, वहाँ कोई भी मर्द नहीं था और सभी औरतों की स्किन असामान्य रूप से सफ़ेद थी। आप लोग बहुत दूर से आए हैं, आराम करो, मैं डिनर बनवाती हूँ, वो बुजुर्ग औरत बोली और घर के अंदर चली गई। बाकी औरतों ने भी लोगों को अपने घर इनवाइट किया। पैसेंजर्स बहुत इमोशनल हो गए थे। उन्हें लगा जैसे किसी फैमिली के पास पहुंच गए हो। जो युनक्वे ने टॉमी को देखा और बुदबुदाई, शायद टॉमी यहाँ के लोगों के साथ रहकर सेफ रहेगा। उस आइलैंड का विलेज बाहर से बड़ा शांत और खुशमिजाज लग रहा था। विलेजर्स बहुत ज़्यादा फ्रेंडली थे, लेकिन जैंगी को कुछ गड़बड़ सी फील हो रही थी।
अब जब वर्ल्ड एंड हुए ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका था और हर जगह रिसोर्सेज की कमी थी, तो इतना वार्म वेलकम कुछ ज़्यादा ही अनयूजुअल लग रहा था। उसका टाइम में को इंस्टिंक्ट कोई खतरा डिटेक्ट नहीं कर रहा था और ऑर्किड्स में फ्रूट्स वाकई काफ़ी थे। फिर भी उसने जोकीर और लाओ तियान से धीरे से कहा, केयरफुल रहो, हम पहले भी ऐसे सिचुएशन में फंस चुके हैं। पहले थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं, दूसरों को टेस्ट करने दो। जैंगी खुद विलेजर्स के घर नहीं गया। उसका पर्पस था कि बाकी लोग जाकर देखें क्या ये प्लेस सच में सेफ है या नहीं। कुछ लोग कॉशियस थे, ना फल खाएं ना किसी हर्ट में घुसे। तभी कुछ लेडीज जैंगी और उसकी टीम को डिनर के लिए इनवाइट करने आई। जैंगी ने मना कर दिया, शुक्रिया, हम ऑलरेडी खा चुके हैं। लेडी ने अजीब सा स्माइल दिया और चली गई। जैंगी जोकीर और बाकी लोगों को लेकर आइलैंड एक्सप्लोर करने निकला। आइलैंड बड़ा नहीं था, शायद हेवनली सी सिटी के एक छोटे डिस्ट्रिक्ट जितना। हर जगह अजीब ट्रीज थे जिन पर व्हाइट कलर के लंबे फ्रूट्स लगे थे। तभी जोकीर ने चौंक कर कहा, ये देखो, ये क्या है। पास में एक पॉन्ड था जो -40 डिग्री टेम्परेचर में भी जमा नहीं था। जैंगी को शक हुआ। पास जाकर देखा तो पानी में स्ट्रॉन्ग स्वीट स्मेल थी और नीचे एक ह्यूमन स्केलेटन दिखा। उसका फेस तुरंत सख्त हो गया। ये आइलैंड नॉर्मल नहीं है, सबको वापस बुलाओ। लाओ तियान ने लाउड स्पीकर से चिल्लाकर सबको शिप पर वापस बुलाया। कुछ लोग विलेज में फूड खा रहे थे और जाने को रेडी नहीं थे, लेकिन कुछ पैसेंजर्स जो पहले से कॉशियस थे जैंगी को देखकर जल्दी से फॉलो करने लगे। जू युनकुए और सुनवाशी ने पूछा, क्या हुआ। जैंगी ने शांत लेकिन टाइट टोन में कहा, इस प्लेस में मुझे बहुत बैड फीलिंग आ रही है। उस ऑर्किड में डार्कनेस और डैम्पनेस थी। वाइट फ्रूट्स हवा में हिल रहे थे। इन्वायरमेंट और भी हैवी लगने लगा। जैसे ही वो लोग रिटर्न के लिए मूव हुए, वेदर अचानक चेंज हो गया। स्ट्रॉन्ग विंड चलने लगी और ट्रीज से किसी वुमेन की हंसी जैसी साउंड आने लगी। तभी एक पैसेंजर ने अपना नेक पकड़ लिया और दर्द में गिर पड़ा। उसके मुंह के कोने से एक मोटा व्हाइट वॉर्म निकला। वो वॉर्म उसके मुंह को ऑलमोस्ट फाड़ कर बाहर निकला और जमीन पर गिरते ही रेंगने लगा। जोकीर ने अपना मुंह कवर कर लिया और कई लोग वहीं वॉमिट करने लगे। कुछ लोगों के मुंह से भी ऐसे वॉर्म्स बाहर आने लगे। जैंगी ने गुस्से में कहा, मैंने कहा था बाहर का खाना मत खाओ। लेकिन तभी ऊपर से व्हाइट फ्रूट्स गिरने लगे। जमीन पर गिरते ही उनके अंदर से ह्यूज मैगट्स बाहर निकलने लगे। अब सब समझ गए, ये फ्रूट्स असल में वॉर्मेक्स थे और ये ट्रीज एक म्यूटेटेड क्रिएचर थे। जैंगी ने जल्दी से 2 वर्ल्ड्स बैरियर एक्टिवेट किया ताकि वो इन वर्म्स से बच सके। वो चीज ज्यादा हार्मफुल तो नहीं पर बेहद डिस्गस्टिंग थी। जो लोग लालच में रुक गए थे वो सब इन कीड़ों का फर्टिलाइजर बन चुके थे। जैंगी पूरी तरह शांत था। इतनी लड़ाइयाँ देख चुका है, कीड़े मकोड़ों से डरने वाला नहीं था। उसने जोकीर को प्रोटेक्ट करते हुए कहा, चलो वापस बोट पर चलते हैं। मैगट्स के मुंह के पास एक ब्लैक रिंग था जो खुलते ही शार्प टीथ दिखता। शुक्र है कि जैंगी और बाकी लोग पहले से ही रेडी थे। जैंगी और जोकीर कॉम्बैट यूनिफॉर्म में थे, जबकि लाओ तियान और जू युनकुए बुलेट प्रूफ वेस्ट पहने थे। मैगट्स के टीथ चाहे जितना भी शार्प हो, बुलेट रोकने वाले मटेरियल्स को नहीं काट सकती थी। पर जब व्हाइट मैगट्स ग्राउंड से निकलकर उनकी लेग्स पर चढ़ने लगे, जू युनकुए और सुनवाशी की हालत खराब हो गई। दोनों जोर जोर से चीखने लगी। जैंगी, लाओ तियान और दूसरे लोग शूट करते हुए पीछे हटे, मगर मैगट्स बहुत ज़्यादा थे। पैसेंजर्स के पास कोई प्रोटेक्शन नहीं था, सो सबको अपनी जान बचानी थी। जैंगी ने स्पेस शटल यूज़ करके जोकीर को बोट पर वापस पहुंचाया। पीछे से जू युनकुए चीख चीख कर उसे पुकार रही थी, पर जैंगी ने ध्यान नहीं दिया। बोट पर पहुंचकर उसने स्काई में उड़कर देखा। पूरा आइलैंड अब एक जॉइंट ट्री जैसा म्यूटेंट से कवर हो चुका था। वो जगह अब लोगों को रहने लायक नहीं था। आधे घंटे बाद बाकी लोग भी वापस आ गए। काउंट करने पर पता चला कि 30 से ज़्यादा पैसेंजर्स मिसिंग थे। शायद अब वो मैगट्स का फर्टिलाइजर्स बन चुके थे। जू युनकुए और सुनवाशी बचे तो सही, लेकिन उनकी आंखों में कोई चमक नहीं थी, जैसे जिंदगी का मकसद ही चला गया हो। जैंगी बोला, डरने वाली बात नहीं है, ये हाफ प्लांट हाफ नॉन ऑर्गेनिक म्यूटेंट है। अटैक पावर एवरेज है, पर इससे तो इतना पता चला कि हमारा कोर्स सही है। जल्द ही हम स्टेरी सी पहुंचेंगे, जहां रहने लायक आइलैंड मिलेगा। आइलैंड को डिस्ट्रॉय करना आसान था, बस बहुत सारा एक्सप्लोजिव चाहिए होता, मगर उसकी ज़रूरत नहीं थी। प्लांट टाइप म्यूटेंट्स की रीजनरेशन कैपेसिटी बहुत हाई होती है। तभी जू युनकुए चीख पड़ी, मेरा बच्चा टॉमी अभी भी आइलैंड पर है। उसने पहले टॉमी को एक औरत को सौंपा था जो शायद अब म्यूटेंट्स के कंट्रोल में थी। अब जू युनकुए खुद पर पछता रही थी। जैंगी ने ठंडी निगाहों से कहा, तुम्हें लगता है ये रोना खुशी का है या गम का? जोकीर ने हंसते हुए कहा, लगता है ये खुशी के आंसू है।
असल में जू युनक्वे उस बच्चे से काफ़ी परेशान थी और उसे हटाने का बहाना ढूंढ रही थी। उसने किसी अनजान को सौंप कर रिस्क लिया ताकि बाद में सिंपैथी मिल सके। जैंगी उसके पास गया और कहा, अगर तुम सच में दुखी हो तो मैं अभी जाकर टॉमी को ले आता हूँ। जू युनक्वे फौरन घबरा गई। नहीं, बहुत खतरा है, कोई डेंजरस। कोई बात नहीं, जैंगी ने मुस्कुराकर कहा, सिर्फ छोटा सा मॉन्स्टर है, अभी आता हूँ। नहीं, प्लीज रहने दो। वो नजरें चुराने लगी। जैंगी ने सिर्फ इतना कहा, अच्छा ऐसा क्या, और फिर चुपचाप दूर चला गया। अब जू युनक्वे को एहसास हुआ कि जो इंसान पहले उसे क्रिटिसाइज लगता था, असल में वही ज्यादा रियल और स्ट्रांग है। जैंगी ने लाओ तियान और जोकीर को बुलाया और नेक्स्ट लोकेशन डिस्कस करने लगा। अगर हमने आइलैंड देखा है तो हम स्टेरी सी और मर्ली सी के बीच में हैं, लाओ तियान ने कहा। नॉर्थ में चलते रहें, 3 दिन में सही लोकेशन कंफर्म हो जाएगी। जैंगी ने मैप पर नजरें जमाई और गहरे सोच में डूब गया। उन्होंने आईसी फॉग सी में इसीलिए सफर किया था ताकि कोलंबियन नेवी उनके सिग्नल्स ट्रेस ना कर सके। अब वो उस सी से बाहर निकलकर स्टेरी सी में कदम रखने वाले थे। कोलंबियन नेवी की मेन पेट्रोल यहाँ नहीं होती, लेकिन छोटे देश और पायरेट्स अक्सर यहाँ पाए जाते हैं। जैंगी ने टेबल पर थपकी दी। अब हर मूव सावधानी से लेना होगा, जल्दी से कोई हाइडिंग प्लेस ढूंढनी है। लाओ तियान ने हामी भरी। अगले 3 दिन जियाओ नॉर्थ की तरफ चलती रही। जैसे ही वो आइस फॉग सी से बाहर आए, सब पैसेंजर्स ने राहत की सांस ली, लेकिन जैंगी ने तुरंत एक डिप्लीडेटेड फिशिंग बोट बाहर निकाली जो उसने पहले पायरेट से ली थी। उसने सबको उस बोट पर शिफ्ट किया और जियाओ को अपने एलियन स्पेस में रख दिया। सब हैरान थे, लेकिन अब उन्हें इसकी आदत हो चुकी थी। बोट थोड़ी तंग थी, लेकिन जैंगी जानता था कि ये सब टेम्पररी है। उसका प्लान था कि जल्दी से कोई आइलैंड ढूंढे और ज़रूरी लोगों को साथ लेकर आगे बढ़े, जैसे जोकीर, जू युनक्वे और कुछ क्रू मेंबर्स। बाकियों को एक आइलैंड पर छोड़कर खाने का सामान देकर वहीं रोकने का इरादा था। एक बार वो रिवर साउथ डोमेन लौट जाए, कोलंबियन ब्लॉकेड खत्म हो जाए और किसी भी शिप से लोग उठाए जा सकते हैं। बोट पर सब ने खुद को पायरेट्स जैसा दिखने के लिए गंदे कैमोफ्लेज जैकेट पहन लिए। 2 दिन बाद उन्हें फिर पायरेट्स मिले। इस बार सब खुश थे। पायरेट्स दिखना मतलब लैंड पास में है। जैंगी ने कहा, ज्यादा फायर पावर यूज मत करो, बस डराओ ताकि सस्पिशियन ना हो। लाओ तियान और क्रू मेंबर्स ने बस हल्का अटैक किया और दुश्मन भाग गए। जैंगी ने तुरंत कहा, फॉलो करो उन्हें। कुछ देर बाद उन्होंने एक बड़ा आइलैंड देख लिया। हजारों टूटी फूटी शिप्स वहां खड़ी थी। जूम करके देखा तो समझ आया कि ये जगह रूथलेस पायरेट्स का अड्डा बन चुकी है। बीच पर इंसानी हड्डियां छोटी पहाड़ियों की तरह दिख रही थी। जैंगी ने सबको बुलाया और कहा, इस आइलैंड पर उतरना है और सबको खत्म करना है। कोई दया नहीं, सर्वाइवल के लिए ये जरूरी है। कुछ पैसेंजर्स घबरा गए, लेकिन सबने इतने हॉरर्स देखे थे कि अब दिल पत्थर हो चुका था। तभी सुनवाशी खड़ी हुई और बोली, क्या अब सच में पूरे आइलैंड की हत्या करना चाहते हैं? क्या इतना क्रूएल होना जरूरी है? जैंगी ने उसकी तरफ देखा। उसकी कोल्ड नजरों में हल्की स्माइल थी। मैं क्रूएल हूँ? चलो बताओ कैसे। बोट पर सवार लोग समझ चुके थे कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन कुछ की बेवकूफ़ी हटती नहीं। जैसे सुनवाशी, जिसे हमेशा लगता था कि वो जैंगी के बराबर है। जू युनक्वे ने उसे बच्चों का ख्याल रखने के लिए ऊपर की केबिन दी थी। जैंगी सब देख रहा था, पर उसने दखल नहीं दिया क्योंकि वो पूरा सीन एंजॉय कर रहा था। सिनवाशी ने जैंगी से कहा, वो लोग लोकल रेसिडेंट्स हैं, अगर सरवाइव नहीं कर पाए तो पायरेट्स बन गए। अब जब दुनिया खत्म होने की कगार पर है तो हमें इंसानों को मारना नहीं चाहिए, बल्कि कुछ सभ्यता बचानी चाहिए। जैंगी ने उसकी बात सुनकर जू युनक्वे की तरफ देखा, जो साफ डर गई थी। अब वो जैंगी से डरने लगी थी और बोली, मुझे इसमें मत घसीटो। जैंगी ने फिर सुनवाशी से कहा, तो फिर आप ही जाओ और उनसे बात करो, शांति से नेगोशिएट करो ताकि हम लैंड कर सके। सुनवाशी घबरा गई, बोली, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, वो मुझे दुश्मन समझ लेंगे। जैंगी हंसने लगा, तो आप जो इतनी राइशियस बनती थी वो सब बातें थी बस। सब लोग देख रहे थे तो सुनवाशी को मजबूरी में हाँ कहना पड़ा। जैंगी ने उसे कुछ फूड पैकेट्स दिए और 2 क्रू मेंबर्स के साथ बोट में भेजा। आइलैंड से कुछ दूरी पर बोट रुक गई। जैंगी टेलीस्कोप मोड में सीन देख रहा था, जैसे कोई ड्रामा हो। जैसे ही सुनवाशी किनारे पे उतरी, क्रू वाले उसे छोड़कर लौट गए। वो चिल्लाने लगी, रुको, मुझे अकेला मत छोड़ो। पर अब देर हो चुकी थी। पायरेट्स ने देखा कि एक लड़की अकेली सप्लाई के साथ आई है और सब उसकी तरफ दौड़ पड़े। वो चिल्लाई, मैं पीस नेगोशिएशन के लिए आई हूँ, पर वहाँ कोई उसकी बात नहीं समझ रहा था। सप्लाई लूट ली गई और फिर सबकी नज़रें उस पर टिक गई। उसके बाद जो हुआ वो किसी हॉरर से कम नहीं था। उसकी चीखें कुछ ही पलों में खत्म हो गई।
जैंगी ने एक नज़र देखा, फिर बोर होकर जमाई ली और वापस कमरे में चला गया। जब सब क्लियर हो जाए तब लैंड करेंगे। लाओ तियान ने हामी भरी। ज़्यादा दूरी की वजह से पैसेंजर्स को कुछ साफ दिखाई नहीं दिया। जू युनक्वे बेचैन थी और लाओ तियान से बोली, बाइनोक्यूलर्स तो। लाओ तियान बोला, मैडम मत देखो, आपकी बेस्ट फ्रेंड है, देख नहीं पाओगी। पर जू युनक्वे जिद पर अड़ी रही। उसने बाइनोक्यूलर्स लिया और देखा और फिर अचानक चीख कर दूर फेंक दिया। फिर डेक पर उल्टी करने लगी। लाओ तियान ने मुंह बिचकाया, आपके लिए ये थोड़ा ज्यादा हो गया, मेरे लिए तो परफेक्ट था। जब से सुनवाशी ने आइलैंड जाने की जिद की और जब तक उसका एंड हुआ, जू युनक्वे एक वर्ड नहीं बोली। कब से पता नहीं, लेकिन उसका दिल धीरे धीरे कोल्ड और रियलिस्टिक होता गया। अब वो जैंगी को छेड़ने की हिम्मत नहीं करती थी। उसे डर था कि कहीं उसका हाल भी सुनवाशी जैसा ना हो जाए। 1 घंटे बाद जैंगी ने रेस्ट करके खुद को फ्रेश किया और बोला, सब रेडी करो, अब आइलैंड पर उतरना है। इस बार हर किसी को वेपन्स दिए गए, इवन टीनेजर्स को भी। जैंगी ने सबको वार्न किया, अब इस आइलैंड के सारे पायरेट्स को खत्म करना है। अगर एक भी बच गया और उसने तुम्हारी लोकेशन बता दी तो उसका रिजल्ट तुमने बीच पर देख ही लिया है। सब डर गए और जल्दी से हाँ में सर हिला दिया। लाओ तियान ने बोट्स नीचे कराई और सबको उतारा गया। पायरेट्स के पास हथियार कम थे और जैंगी की टीम के पास फुल फायर पावर थी, तो फाइट एक तरफा रही। कुछ पायरेट्स स्ट्रांग थे पर जैंगी ने उन्हें भी आसानी से शूट कर दिया। सिर्फ 2 घंटे में पूरा आइलैंड क्लियर हो गया। जैंगी पायरेट्स की छुपी हुई केव में पहुंच गया। ये केव अंदर से बड़ी और वार्म थी, डूम स्टे के लिए परफेक्ट शेल्टर। अंदर ब्लड की स्मेल थी और बॉडीज चारों तरफ बिखरी थी। जैंगी ने सबको बुलाया और बोला, अब कुछ दिन यहीं रहना पड़ेगा, मैं वापस होम कंट्री जा रहा हूँ, रीइंफोर्समेंट लेकर लौटूंगा। सुनते ही सब डर गए कि शायद वो उन्हें छोड़ के जा रहा है। उसने एक्सप्लेन किया कि जू युनक्वे और बाकी क्रू भी यहीं रुकेंगे। सबको थोड़ी राहत मिली, लेकिन अब जू युनक्वे डर गई। वो भागी और बोली, प्लीज़ मुझे साथ ले चलो, मैं यहाँ अकेली नहीं रह सकती। जैंगी ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, एक टाइम में मैं सिर्फ एक ही को ले जा सकता हूँ, टेंशन मत लो, मैं वापस आऊँगा। सच तो ये था कि वो 2 लोगों को साथ ले जा सकता था, पर जैंगी को एनिमी से प्रोटेक्शन चाहिए था। जू युनक्वे उसके लिए उतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी। जैंगी ने सबका कम्युनिकेशन डिवाइस कलेक्ट किया और सबके लिए फूड वाटर छोड़कर जोकीर को लेकर निकल गया। कॉम्बैट सूट की हेल्प से वो जोकीर को आसानी से उठाकर पोर्टल ओपन करता है और गायब हो जाता है। लाओ तियान और बाकी लोग बाहर गन लेकर गार्ड पर लग जाते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा बर्डन के। जैंगी की स्केप स्पीड एक्सीलेंट थी, वो स्पेस में 1000 मीटर तक मूव कर सकता था। यहाँ तक कि कोलंबियन नेवी जैसी स्ट्रॉन्ग फोर्स भी उसके मूवमेंट को ट्रैक नहीं कर पाई। आधे घंटे के अंदर वो लैंड पर पहुंच गया। कुछ देर बाद वो और जोकीर हेवनली सी सिटी पहुंच गए, वो जगह जिसे छोड़े हुए 4 महीने से ज्यादा हो चुके थे। टीवी टावर देखकर दोनों ने लंबी सांस ली। वो वापस घर आ गए थे। जैंगी ने अपना कम्युनिकेशन ऑन किया और फैमिली को मैसेज भेजा, मैं वापस आ गया। सबकी आंखें खुशी से नम थी। यांग शिनशिन, लू कैरन सब दौड़कर उससे लिपट गए। फ्लावर उछलकर उसके सर पर चढ़ गई और उसके कान चाटने लगी। फैटी चू और अंकल यू भी एक्साइटेड थे, फाइनली तुम वापस आ गए। थकान से भरी जर्नी के बाद एक घर की वार्मथ मिलना सबसे बड़ी रिलीफ होती है। सबने जैंगी और जोकीर को घेर लिया और समुद्र की स्टोरी सुनने लगे। वैसे तो जैंगी को तुरंत वापस जाकर जू युनक्वे को लाना था क्योंकि वो जूजंग की नीस थी, पर वापस आते ही सब भूल गया। 4 महीने तक समुद्र में भटकना आसान नहीं था, खासकर जब वो आइस फॉग सी में था। जैंगी ने वार्म बाथ लिया, क्लीन पजामा पहना और लिविंग रूम में आया। सब उसकी तरफ देख रहे थे, सुनने को रेडी। उसने गरम कैपुचिनो लिया, सिप किया और अपनी समुद्री जर्नी सुनाना शुरू कर दी। जैंगी ने समुद्र में जो कुछ भी हुआ सबको विस्तार से सुनाया। सब हैरानी से सुनते रहे। कभी कभी लोग नाव पर हुए मजाक या हादसों पर हंसने लगते, तो कभी रास्ते की खतरनाक चीज़ों को लेकर चिंता जताते। जब सबको पता चला कि जैंगी ने कोलंबियन नेवी का एक वॉरशिप डुबा दिया तो सबका होश उड़ गया। कोलंबियन ओशन फ्लीट, उसमें एक टॉप लेवल म्यूटेंट है जिसकी एबिलिटी इंडेक्स 18,000 पॉइंट्स है। जैंगी ने चाय की चुस्की लेते हुए आराम से कहा। फैटी शू ने थूक निगला, 18,000? ये तो बॉस आपसे 10,000 पॉइंट्स ज़्यादा है। भले ही एबिलिटी इंडेक्स पूरी ताकत ना बताए, लेकिन इतना फ़र्क हो तो मतलब सामने वाला बहुत ही पावरफुल है। अंकल यू चिंता में बोले, रिवर्स आउट डोमेन में तो एक भी एपिसलॉन लेवल एलियन नहीं है, अगर सामने आ गया तो हम क्या करेंगे? जैंगी शांत रहा और बोला, चिंता मत करो, ईस्ट चाइना सी रीजन से सपोर्ट मिलेगा। चाहे कोई भी म्यूटेंट हो,
अगर एच सबमरीन से लॉक हो गया तो एक लव डेथ मिसाइल जो 100 किलोमीटर तक मार सकती है वो भी नहीं बच पाएगा। जब तक किसी के पास मायूमी ताकेऊची जैसी फ्यूचर सेंसिंग क्राइसिस एबिलिटी ना हो, किसी के लिए बचना मुश्किल है। यांग शिनशिन ने जैंगी से पूछा, भाई अब आगे क्या प्लान है? पहले ब्लिजर्ड सिटी जाओगे और फिर जू जंग से मदद मांगोगे? जैंगी ने सोचा और बोला, नहीं, पहले जू युनकुए को बचाऊंगा। यांग शिनशिन ने गंभीर होकर कहा, लेकिन कोलंबियन नेवी तो तुम्हें पकड़ना चाहती है। उन्होंने हाक्शाओ कंट्री की समुद्री सीमा को ब्लॉक कर रखा है। अगर तुम नहीं जाओगे तो कोई और भी जा पाएगा। जैंगी ने सर हिलाया, मैं दिख जाऊं तो रिवर साउथ डोमेन में फैला देंगे कि मैं इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंस लेकर आया हूं। तब कोलंबिया स्क्वाड अपना ब्लॉकेड हटा ले। यांग शिनशिन मुस्कुराई, अगर मैं कोलंबियन ऑफिसर होती तो निगरानी और बढ़ा देती। जैंगी ने अब सोर्स ऑफ गॉड की बात सबको बता दी। यांग शिनशिन ने कहा, वो सोर्स तो समुद्र से मिला है, हो सकता है वो हाक्शाओ कंट्री में हो ही ना, इसीलिए वो हमें और ज्यादा मॉनिटर करेंगे। जैंगी मुस्कुराते हुए बोला, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन ये टेंशन जू जंग का है। मैं तो बस अपना हिस्सा देख रहा हूँ। अगर मुझे रिस्क के बदले अच्छा बेनिफिट मिला तो ही मैं सोर्स ऑफ गॉड लाऊंगा। उसने सोचा, एक दिन रेस्ट करके फिर जू युनकुए को लाना है और फिर जू जंग को रिपोर्ट देनी है। यांग शिनशिन ने कहा, तुम्हारे लौटने तक हमने भी बहुत मेहनत की है, कुछ सरप्राइज है तुम्हारे लिए। जैंगी ने चौंक कर कहा, तो फिर देखने का इंतजार रहेगा। यांगमी एक बड़ा बॉक्स लेकर आई। जैंगी, ये ट्राई करो। जैंगी ने एक केक खाया और उसकी आंखें चमक उठी। ये सुपर पावर फूड तो पहले से डबल एनर्जी दे रहा है, अब वो लंबे टाइम तक बिना थके लड़ सकता है। यांगमी खुशी से मुस्कुराई, तुम नहीं थे तो मैंने और भी मेहनत की। शेल्टर में सब जानते थे कि जैंगी और भी ताकतवर होगा, इसीलिए सब खुद को भी अपग्रेड कर रहे थे। यहाँ तक कि जो हाइमे भी खाना बनाना सीख गई और रोज योगा करती है। जैंगी ने सबको सराहा, तुम सब ने बहुत अच्छा काम किया है। यांगमी की आंखें नम हो गई, बस इतना ही काफी है कि मैं तुम्हारे किसी काम आ सकी। फैटिशू और अंकल यू ने भी अपने ट्रेनिंग रिजल्ट्स दिखाए। अंकल यू अब अल्टीमेट गामा लेवल तक पहुंच चुका था, अब वो हथियारों का फैन बन गया है। फैटिशू कुछ नया सीख रहा है ब्लिजर्ड सिटी में, लेकिन क्या सीख रहा है कोई नहीं जानता। पर जैंगी को सबसे ज्यादा उम्मीद थी लू कैरन से, उस मैकेनिकल एक्सपर्ट से जिसने इन 4 महीने में डिवाइन मशीन को ज्यादा घातक बना दिया था। जैंगी ने लू कैरन की तरफ उम्मीद से देखा। लू कैरन, कोई नया इन्वेंशन किया है क्या? हाल ही में लू कैरन थोड़ी नर्वस थी, लेकिन आंखों में प्राउडनेस थी। उसने जैंगी के गोद में लेटे हुए फ्लावर की तरफ देखा। फ्लावर दिखाओ। फ्लावर धीरे से उठी, स्ट्रेच किया, फिर सर झटका और गले से सिल्वर लाइट निकली। जैंगी को पहले ही उसके गले में एक सिल्वर कॉलर दिखा था, लेकिन उसने उसे सिर्फ डेकोरेशन समझा था। अचानक वो कॉलर ट्रांसफॉर्म होकर सिल्वर आर्मर बन गया और फ्लावर की बॉडी पर फैल गया। पल भर में वो एक आर्मर्ड बीस्ट बन गई। ये तो मजेदार चीज है। जैंगी हंस पड़ा। लू कैरन मुस्कुराई, बस इतना ही नहीं, फ्लावर बड़ा बनो। फ्लावर खुले स्पेस में गई और खुद को ट्रांसफॉर्म कर लिया। अब वो 5 से 6 मीटर ऊंचा और 10 मीटर लंबा जॉइंट बीस्ट बन चुका था। लिविंग रूम की छत तक झूमर हिलने लगे। सिल्वर आर्मर भी उसके साथ साथ एक्सपैंड हो रहा था। ये कैसी टेक्नोलॉजी है? जैंगी हैरान था। मेमोरी मेटल है, लू कैरन ने बताया। मेरे डिजाइन में ये बॉडी का साइज के साथ बदल जाता है। जैंगी ने टच किया, लाइट वेट और सुपर स्ट्रॉन्ग। अब फ्लावर और भी डेंजरस बन चुकी थी। कमाल है, एकदम अमेजिंग, जैंगी ने तारीफ की। लू कैरन खुश होकर बोली, भाई आज रात अपना कॉम्बैट यूनिफॉर्म और वेपन मुझे दे दो, मैं उन्हें भी अपग्रेड कर दूंगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, जैंगी ने तुरंत कहा। उसे अगली सुबह जू युनकुए को वापस लाना था, मतलब लू कैरन को आज रात लेट तक काम करना पड़ेगा। लेकिन जितनी तेजी से उसकी स्किल्स बढ़ रही थी, उससे जैंगी के सारे गियर्स टॉप लेवल हो सकते हैं। बातें खत्म हुई तो जैंगी की नजर यांग शिनशिन पर गई। वो सोफा पर बैठी थी, मिल्क टी पी रही थी। शिनशिन, तुम्हारे पास कोई सरप्राइज है मेरे लिए? जैंगी मुस्कुराया। भाई, मैं इंटेलेक्चुअल प्लेयर हूँ, हमारी टीम की स्ट्रेटेजिस्ट। वो हंसी। उसने बताया कैसे उसने हेवनली सी सिटी को ऑर्गेनाइज किया। 4 महीने में उसने शेल्टर में फूड और अरेंजमेंट का पूरा सिस्टम सेट कर दिया। तुम्हें लीजन याद है? शिनशिन ने पूछा। हाँ, क्यों? उसकी पावर बैटल में बेकार है,
लेकिन फार्मिंग के लिए कमाल की है। मैंने हर शेल्टर के नीचे यूवी फार्म्स बनवाए हैं। उसकी एबिलिटी से क्रॉप्स जल्दी ग्रो होते हैं और सर्वाइवल रेट हाई रहता है। वाकई कोई भी एबिलिटी बेकार नहीं होती, जैंगी ने कहा। हमें ऐसे सपोर्ट टाइप म्यूटेंट्स को भी अपग्रेड करने का तरीका निकालना चाहिए, शिनशिन ने कहा। लेकिन अभी वो टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। सिर्फ सायरक्यूज रिसर्च डिपार्टमेंट और डैंग टेक्नोलॉजी के पास ये स्किल है, जैंगी ने जवाब दिया। लेकिन हमें सिस्टर जो पर भरोसा है। शिनशिन ने मुस्कुराकर जोकीर को देखा। जोकीर मेडिकल एक्सपर्ट है और लू कैरन फॉर्मूला एनालाइज कर सकती है। हो सकता है एक दिन ये खुद एक ऐसा दवा बना ले जिससे आसपास के लोगों की सुपर पावर जाग सके। कई लोगों में पोटेंशियल है, बस मौके और थोड़ी सी किस्मत चाहिए होती है। बातें बाद में करते हैं। जैंगी ने आंखें मूंद ली और सोफे पर लेट गया। मैं कुछ लोगों को लाऊंगा, उन्हें तुम हैंडल कर लेना। ठीक है भाई। रात में डिनर के बाद सबने आराम से बात की, फिर जैंगी अपने रूम में चला गया। अगली सुबह उसने सीधा लू कैरन का स्टूडियो का रुख किया। लू कैरन वर्क बेंच पर सोई हुई थी, पर वेपन और कॉम्बैट सूट तैयार थे, एक बॉक्स में उसकी मेहनत का सबूत। जैंगी ने लू कैरन की मासूम सी प्रोफाइल को देखा और हल्की सी स्माइल दी। तभी उसकी नज़र वॉल पर गई। वहाँ कुछ अलग था। एक जोड़ी सिल्वर ग्रे मैकेनिकल आर्म्स लटकी थी। थोड़ा रफ लुक था, पेंट भी नहीं था, लेकिन जॉइंट्स एकदम परफेक्टली डिजाइन किए गए थे। वो उन्हें उठाकर देखने लगा। वजन ज्यादा नहीं था, बस 5 से 6 किलो का हर एक। अंदर से हॉलो थे। साफ था कि ये एक्सोस्केलेटन आर्मर का नया वर्जन था। उसे याद आया कि लू कैरन का सपना एक ह्यूमनॉइड आर्मर बनाना था। बड़े रोबोट्स इस जमाने में प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन ये छोटे ह्यूमन एक्सोस्केलेटन एक बेस्ट ऑप्शन है। इतने में लू कैरन उठ गई। भाई, उसने देखा कि जैंगी उसके मैकेनिकल आर्म से खेल रहा है। उसका चेहरा लाल हो गया। ये अभी रेडी नहीं है। उसने हड़बड़ाते हुए आर्म्स बॉक्स में रख दिए और उसे बंद कर दिया। जैंगी हंस पड़ा। सीक्रेट रख रही हो मुझसे? नहीं, बस अभी आइडिया है, परफेक्ट नहीं है। जैसे कोई लड़की अपनी डायरी छुपा रही हो जिसमें उसने लव स्टोरी लिखी हो। कोई बात नहीं, जैंगी ने कहा। अगर मटेरियल्स चाहिए तो बोलना, मैं अरेंज करवा दूंगा। लू कैरन ने खुशी से कहा। थैंक यू भाई। मैं जिया होंगलियान, शिंगतियान और चेन जुगान से बात कर चुकी हूँ। हमने 2 वॉरशिप्स और दर्जनों टैंक्स खोल दिए। क्या तुम एक्सोस्केलेटन बना रही हो या एयरक्राफ्ट कैरियर? जैंगी हक्का पक्का रह गया। मैं एक ऐसा सूट बनाना चाहती हूँ जो 100 डिग्री टेम्परेचर में भी चल सके। इसीलिए बेस्ट मेटल चाहिए और वो सिर्फ मिलिट्री इक्विपमेंट से मिलता है। भाई, आपने ही तो कहा था फुल सपोर्ट करूंगा। हाँ हाँ ठीक है, जितनी वॉरशिप्स चाहिए ले लो। असल में पूरे बेस में सिर्फ 5 बची थी। वैसे भी तो सिर्फ आधा मटेरियल यूज हुआ है। ठीक है, बाकी का जुटा देंगे। जैंगी ने लंबी सांस ली। उसे लू कैरन की काबिलियत पर भरोसा था। उसने देखा मशीन्स ठंडी जगहों में फेल हो जाती है, तो जाहिर है लू कैरन एक ऐसा सूट बनाना चाहती थी जो एक्सट्रीम कंडीशंस में भी चले। वैसे मेरा इक्विपमेंट कैसे बना? जैंगी ने पूछा। लू कैरन ने थंडरबोल्ट और व्हाइट आउल निकाला। रीलोडिंग ज्यादा स्टेबल और लॉन्ग रेंज के साथ। कॉम्बैट सूट में अब अंडर वाटर प्रोपल्शन, ऑक्सीजन स्टोरेज और प्रेशर सिस्टम भी है, और आर्म्स में मिनिएचर टोरपेडोस जोड़े हैं। उसने एक स्विच दबाया जिससे 10 छोटे टोरपेडोस निकले, सिर्फ 10 सेंटीमीटर लंबे, साथ में 1000 रिजर्व्स भी है। जैंगी की आंखों में चमक आ गई। अब मैं समुद्र में फिन ड्रैगन से भी लड़ पाऊंगा। लू कैरन, तुम्हारा ये अपग्रेड बहुत पसंद आया। लू कैरन शर्मा गई। आपको अच्छा लगा? बस यही काफी है। मैं तुम्हारे लिए एक मॉडर्न वॉरशिप जरूर बनवाऊंगा, जैंगी ने वादा किया। उसे फीलिंग थी कि सोर्स ऑफ गॉड को खोजते वक्त समुद्री सेनाओं से क्लैश होगा। कोलंबिया, मार्ली नेवी, जापान की मरीन टाइम सेल्फ डिफेंस, उन्हें एक झटका देना पड़ेगा। जैंगी ने सारा गियर लिया, यूनिफॉर्म पहनी और साउथ चाइना सी की ओर निकल गया। लेकिन जैसा कहते हैं, इंसान सोचता है, भगवान हंसता है। कुछ एक्सीडेंट्स साउदर्न वाटर्स में पहले ही हो चुके हैं। आधा महीना पहले कोलंबियन नेवी को ये शक हुआ कि जैंगी के पास सोर्स ऑफ गॉड की जानकारी है। जनरल डगलस ने ऑर्डर दिया, जैंगी को जिंदा पकड़ो किसी भी कीमत पर। लेकिन ईस्ट चाइना सी रीजन ने उन्हें ब्लॉक कर दिया और जैंगी ने भी सभी सिग्नल्स ब्लॉक कर दिए, जिससे उन्हें पकड़ना मुश्किल हो गया। तो कोलंबिया ने एक नया तरीका अपनाया, नाइज इन बाउंटी। साउथ सी, स्टेरी सी, आक्शॉक किंगडम के आसपास के वाटर्स में
सभी ताकतों को एक ऑफिशियल लेटर भेजा गया। हाक्शाओ के किसी भी जहाज की लोकेशन बताने या उस पर सवार लोगों को पकड़ने पर बड़ा इनाम रखा गया। यहाँ तक कि सिर्फ इंफॉर्मेशन देने पर भी अच्छी खासी रकम दी जाएगी। स्टैरी सी का किंग तियानलोंग पायरेट्स, जो हाक्शाओ के साउदर्न वाटर्स में एक्टिव थे, वो भी इस बाउंटी से अछूते नहीं रहे। कोलंबियन नेवी से बाउंटी ऑर्डर मिलने के बाद ड्रैगन किंग ने तुरंत बिना किसी झिझक के अपने 6 फ्लीट्स भेज दिए ताकि हाक्शाओ किंगडम के जहाज़ों का पता लगाया जा सके। पिछले युद्ध में हेवनली सी सिटी में तियानलोंग पायरेट्स का 4था डिवीजन पूरी तरह से खत्म हो चुका था। इसके बाद रिवर साउथ डोमेन और ईस्ट चाइना सी रीजन ने मिलकर तियानलोंग पायरेट्स का सफाया किया। इसके बाद रिवर साउथ डोमेन की रोज स्क्वाड ने स्टैरी सी में घुसकर तियानलोंग पायरेट्स का शिकार शुरू किया और तियानलोंग आइलैंड का लोकेशन खोजने की कोशिश की। इससे प्रसिद्ध ड्रैगन किंग को दिन रात बंकर में छुप कर रहना पड़ा। वो रोज स्क्वाड से नहीं डरते थे, लेकिन अगर उनका लोकेशन पता चल गया तो रिवर साउथ डोमेन का लव एंड डेथ गॉड उन्हें पल भर में खत्म कर देता। इसीलिए ड्रैगन किंग बहुत परेशान था और हाक्शाओ किंगडम के लोगों से नफरत करता था। इस मौके का फायदा उठाकर ड्रैगन किंग रिवर साउथ डोमेन से बदला लेना चाहता था, साथ ही कोलंबियन नेवी को खुश करके इनाम भी पाना चाहता था। ये एक तीर से 3 शिकार था जिससे वो खुश था। जैंगी ने जू युनक्वे और बाकी लोगों को लायन आइलैंड पर रखा था। जब उसने आइलैंड से सभी पायरेट्स को खत्म कर दिया तो उसने सोचा कि खबर जल्दी लीक नहीं होगी, लेकिन ये वही इलाका था जहां तियानलोंग पायरेट्स की पहली स्क्वाड रोजाना गश्त करती थी। एक दिन जब पायरेट्स जहाज लेओल आइलैंड के पास से गुजरे तो उन्हें वहां सन्नाटा मिला और कोई जीवित नहीं था। ये देखकर पायरेट्स सतर्क हो गए और खबर तुरंत पहले डिवीजन के हेडक्वार्टर्स में भेजी गई, जहां कैप्टन नेरोतो ने तुरंत अपनी डिप्यूटी गुना को भेजा। गुना एक लंबी कद वाली महिला थी जो अपनी खतरनाक नजरों से जानी जाती थी। उसने तुरंत आदेश लिया और लोयान आइलैंड की ओर बढ़ी। जैसे ही वो आइलैंड पर पहुंची, वहां खून की गंध ने उसकी सतर्कता को बढ़ा दिया। उसने कहा, यहाँ कोई खौफनाक हत्याकांड हुआ है। 10 मिनट बाद जब वो गुफा में पहुंची तो देखा कि 7 से 8 क्रू मेंबर्स मारे गए थे। लाओ तियान जो दीवार के पास खड़ा था, उसे गुना ने गर्दन से पकड़ लिया था और उसकी ओर घूरते हुए कहा, क्या तुम हाक्शाओ से हो? तो तुम प्रार्थना करो कि तुम में से कोई वो हो जिसे ड्रैगन किंग ढूंढ रहा है, नहीं तो। उसने अपनी नुकीली उंगली बढ़ाई और एक हल्के से दबाव से लाओ तियान के बुलेट प्रूफ वेस्ट को चीरते हुए उसके सीने में घुसा दिया। इस दर्द से लाओ तियान चीखा। तब जू युनक्वे खड़ी हो गई और कहा, जो आप ढूंढ रहे हैं वो मैं हूँ। गुना ने उसकी ओर देखा और जब जू युनक्वे ने अपना परिचय दिया और अपने चाचा की धमकी दी तो गुना ने उसे थप्पड़ मारते हुए कहा, तुम्हारे चाचा ने हमें कितना नुकसान पहुंचाया है, क्या तुम जानती हो? गुना ने उसे घृणा से कहा, मैं तुम जैसी अहंकारी लड़की को सबक सिखाना चाहती हूँ। और इसके बाद उसने पायरेट्स को इशारा दिया। कुछ पायरेट्स ने गंदी हंसी में मजाक उड़ाते हुए कहा और उसे घेर लिया। जू युनक्वे जानती थी कि अब उसके साथ क्या होने वाला था। वो मदद की गुहार करने लगी, लेकिन बाकी लोग डर के कारण कुछ नहीं कर पा रहे थे। लेकिन ठीक जब वो आखिरी कदम उठाने वाले थे, गुना ने कड़ा आदेश दिया और सभी पायरेट्स रुक गए। गुना ने जू युनक्वे को देखा जो पूरी तरह से टूट चुकी थी और उसके चेहरे पर एक खुशहाल मुस्कुराहट थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो डराकर जू युनक्वे को काम करने के लिए मजबूर कर सकती थी। गुना आज बहुत अच्छी मूड में थी। अब तक वो सोच रही थी कि शायद उसने कुछ मामूली पायरेट्स को पकड़ा है जो इधर उधर घूम रहे थे, लेकिन अचानक उसे एक बड़ा शिकार मिल गया। रिवर साउथ डोमेन की कमांडर और जूजंग की भतीजी। उसे अच्छे दामों पर बेचा जा सकता था। शायद वही हाक्शाओ व्यक्ति जिसे ड्रैगन किंग ने पकड़ने के लिए कहा था वही हो सकती है। इस रिश्ते को ध्यान में रखते हुए गुना ने बाकी लोगों को मारा नहीं, बल्कि उन्हें वहीं रोक दिया। फिर गुना ने जू युनक्वे को नेरोटो के जहाज पर ले जाकर रिपोर्ट किया। जू युनक्वे को जैसे कचड़े की तरह नेरोटो के सामने फेंक दिया गया। वो डर से चिल्लाई और इधर उधर घबराकर देखने लगी। नेरोटो का रूप बहुत डरावना था। उसका रंग सफ़ेद था, लंबी नाक थी और आंखें बेहद ठंडी और डरावनी थी। जू युनक्वे ने पहले कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। गुना ने कहा, यह महिला हाक्शाओ से है और ये जूजंग की भतीजी है। नेरोतो ने उसे ध्यान से देखा और कहा, क्या तुम उसकी पहचान पक्की कर सकती हो? गुना ने जू युनक्वे का कम्युनिकेटर नेरोतो को दिया, जिसमें जू युनक्वे का पारिवारिक फोटो था। नेरोतो ने देखा और उसकी पहचान पक्की की।
नेरुतो की आंखों में खतरनाक मुस्कुराहट आई। सचमुच दुश्मन अक्सर संकीर्ण रास्तों पर मिलते हैं। गुना ने फिर कहा, यहाँ सिर्फ एक एलियन था, लेकिन वो बहुत कमजोर था। नेरुतो के चेहरे पर शक था। क्या तुम गलत आदमी को पकड़ लाए? गुना ने कहा, नहीं, ये सही आदमी है। उस शक्तिशाली एलियन को उनके पास होना चाहिए। नेरुतो को अब समझ में आ गया कि उसने गलत आदमी नहीं पकड़ा था। फिर नेरुतो खड़ा हुआ और उसकी ताकतवर कद काठी को देखकर जू युनके और बाकी पायरेट्स डर गए। वो डर से कांपते हुए नेरुतो से सवाल करती है, आप क्या करेंगे? नेरुतो ने उसे गहरी नजरों से देखा और कहा, अब तुम मुझे बताओ कि समुद्र में क्यों आई हो और वो शक्तिशाली एलियन कहाँ है? फिर नेरुतो ने अपनी उंगली से एक शॉक दिया और जू युनके दर्द से चीखी। वो पूरी तरह से टूट चुकी थी और कुछ भी बोलने को तैयार थी। अगले दिन जैंगी ने तैयारी की और लोयान आइलैंड की ओर रवाना हो गया। जैंगी का स्पेस बेस पावर अब पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुका था। उसे किसी भी पायरेट या खतरे से डरने की जरूरत नहीं थी। आधे घंटे के बाद जैंगी लोयान आइलैंड पर पहुंच गया, लेकिन कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने सोचा, अगर कुछ हुआ है तो ये पायरेट्स की वजह से हो सकता है। जैंगी ने 2 डायमेंशनल शील्ड और 2 सफेद तलवारें ली और आइलैंड पर पहुंच गया। जैसे ही वो गुफा में पहुंचा, उसे कोई असामान्य नहीं दिखी। उसने गुफा के मुंह में 3 पत्थर फेंके और फिर 3 बार खासा। जल्द ही लाओ तियान बाहर आया और कहा, मिस्टर जैंग, आप वापस आ गए। लाओ तियान आश्चर्यचकित था। जैंगी ने लाओ तियान को देखा तो उसे कुछ राहत महसूस हुई। ऐसा लगता था कि जहाज पर सब कुछ ठीक था, लेकिन आइलैंड के आसपास कुछ और खतरे हो सकते थे। क्या मेरे जाने के दौरान कुछ गलत हुआ? जैंगी ने पूछा। लाओ तियान ने सर झुकाकर कहा, कुछ नहीं हुआ, सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं मिस्टर जैंग। लाओ तियान गुफा में हाथ बढ़ाकर बोला, आइए आराम करें। जैंगी ने सर झुकाकर उसके पीछे गुफा में कदम रखा, लेकिन जैसे ही वो अंदर गया उसने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। गुफा में कई लोग गायब थे। जू युनके और कुछ क्रू मेंबर्स भी गायब थे। तभी एक जबरदस्त धमाका गुफा से सुनाई दिया। जैंगी अचानक सचेत हुआ। सामने लाओ तियान की शातिर मुस्कुराहट थी। उसने हाथ से इशारा किया और जैंगी को गुफा में बुलाया। जैंगी की आंखों में अंधकार आ गया। अगर टाइम एको की शक्ति ना होती तो वो भी उस अचानक हमले से मारा जा सकता था। उसने समझ लिया कि लाओ तियान और बाकी लोग उसे धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि वो इतने मूर्ख नहीं थे कि उसे बेट बनाकर खुद मरे। ये साबित हुआ कि जू युनके और बाकी लोग भी गए थे। इसका मतलब था कि कल के बाद किसी ने आइलैंड छोड़ दिया था। वो न केवल जू युनके को ले गए, बल्कि ये जाल भी बिछाया और उसे फंसाने का इंतजार किया। लाओ तियान और बाकी लोग किसी शक्तिशाली क्षमता द्वारा नियंत्रित किए गए थे। अब जब लाओ तियान सामने था, वो बस एक कठपुतली है। लाओ तियान फिर मुस्कुराते हुए बोला, मिस्टर जांग, कृपया अंदर आइए। जैंगी ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए सर झुका दिया। ठीक है, चलिए अंदर चलते हैं। कुछ देर बाद गुफा में जोरदार धमाका हुआ। आग आसमान तक उठी और विस्फोट की शक्ति ने पहाड़ को तबाह कर दिया और मलबा चारों ओर फैल गया। कुछ किलोमीटर दूर एक युद्ध पॉट धीरे धीरे आ रहा था। गुना ने दूरबीन से आइलैंड पर विस्फोट देखा और खुशी से मुस्कुराई। सफलता! एक टॉप लेवल डेल्टा क्लास म्यूटेंट भी इतने भारी विस्फोट से नहीं बच सकता। गुना ने पायरेट्स को आदेश दिया और वो लोयान आइलैंड पर पहुंचने के लिए गए, लेकिन कुछ मिनट बाद उनके चीखे की आवाज़ कम्युनिकेटर से आई। गुना के चेहरे पर कोई आश्चर्य नहीं था, बल्कि एक खुश मुस्कुराहट थी। क्या वो अभी भी जिंदा है? वो नहीं सोच रही थी कि वो वाकई रिवरसाउथ डोमेन के टॉप एलियन केओस को मार सकेगी, लेकिन अब तक फर्स्ट डिवीजन ने आइलैंड के चारों ओर जाल बिछा दिया था। अब उसे मारना ही था। तभी गुना की आंखों के सामने कुछ तेजी से गुजर रहा था। वो चीज इतनी धीमी हो गई कि गुना ने उसे साफ देखा और उसकी आंखों में लड़ाई की एक जोशीली भावना आई। वो आदमी हाक्शा उद्देश्य से था। वो सीधा गुना के जहाज की ओर बढ़ रहा था। गुना ने अपनी बड़ी स्नाइपर राइफल निकाली और हवा में तीर मारने की कोशिश की। जैंगी ने फिर स्पेस ट्रैवल का इस्तेमाल किया और 2 सेकंड में गुना के जहाज तक पहुंच गया, लेकिन जैसे ही वो वहां गया, एक गोली उसे सीधी लगी। गुना की गति इतनी तेज थी कि उसने जैंगी को हवा में पकड़ लिया। हालांकि गोली उसके एलियन स्पेस में चली गई और जैंगी को कोई नुकसान नहीं हुआ। गुना ने अपना हैट हटाया और उसके सर पर सैकड़ों आंखें थी। ये उसकी सुपर डायनामिक विजन थी। वो जैंगी की गति को धीमा देख सकती थी, जैसे वो किसी स्लो मोशन में हो। वो फिर से राइफल को उठाती है, लेकिन जैंगी की क्षमताओं ने उसकी गोली को नष्ट कर दिया था। तुम सोचते हो मैं तुम्हें मार नहीं सकती?
जैंगी ने अपनी दोनों हथेलियां उठाई और अपनी गति को 30 गुना बढ़ा दिया। 2 व्हाइट आउल्स ने राइफल से गोली चलाई और गुना के सर को निशाना बनाया। गन की आंखें सिकुड़ गई। गुना की आंखें सिकुड़ गई। वो गोली इतनी तेज थी कि वो नजर में धुंधली हो गई। लेकिन तभी समुद्र से एक भारी चींटा उठा और समुद्र में से कई मोटी टेंटैकल्स निकलकर गुना के रास्ते में आ गई। कुछ टेंटैकल्स को गोली लगी, लेकिन उनके लचीलेपन ने गुना की जान बचा ली। टेंटैकल्स के बीच से एक आदमी बाहर आया। वो एक काले रंग का मजबूत आदमी था, जिसकी ऊंचाई ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसका शरीर बहुत मजबूत था। उसके हाथों से कई ऑक्टोपस के टेंटैकल्स निकल रही थी। सावधान गुना, ये रिवरसाउथ डोमेन का सबसे अच्छा लड़ाका है, नारुगा ने कहा। वो एक ऑक टाइप पावर यूजर था जो मरीन स्पेशीज से था, किलिंग ऑक्टोपस के नाम से जाना जाता था। इस बीच लोयान आइलैंड पर लाउतियन और बाकी लोग विस्फोट से बेहोश थे, लेकिन गहरे गड्ढे में सुरक्षित थे। विस्फोट देखकर डर लग सकता था, लेकिन जैंगी ने समय रहते इसे रोक लिया था। गुफा में दाखिल होते ही उसने 2 वर्ल्ड्स ब्रेकिंग बॉन्ड का इस्तेमाल किया और सबको विस्फोट से बचाया। गुना के पायरेट से लड़ते हुए जैंगी ने महसूस किया कि लोग उसकी असली ताकत नहीं समझ पा रहे हैं। उनका असली खतरा तब होगा जब वे उसका असली गुस्सा महसूस करेंगे। जैंगी ने अपनी आंखें टेढ़ी की और अपने हाथ से व्हाइट आउल्स हटा दिए। उसके हाथ में एक साइबर पंक स्टाइल की तलवार आ गई, लेकिन जैसे ही वो दोनों अज्ञानी पायरेट्स को मारने के लिए कदम बढ़ाने वाला था, अचानक दूर से एक आवाज आई, तुम रिवरसाउथ डोमेन के केओस हो, है ना? जैसे कि उम्मीद थी, तुम रिवरसाउथ डोमेन के सबसे अच्छा कप्तान हो। तुम में बहुत ताकत है, लेकिन अब बेहतर होगा कि तुम जल्दबाजी में कदम ना उठाओ, वरना तुम इस महिला का सर हिलते हुए देख पाओगे। जैंगी ने आवाज की दिशा की ओर देखा। वो पहले से ही जहाज की उपस्थिति महसूस कर चुका था। वो एक स्टील या युद्ध पॉट था जो पुरानी शैली का था और जल्द ही ब्लैकलिस्ट होने वाला था। हालांकि दक्षिणी जल क्षेत्र में कई छोटे देशों के लिए ये एक बहुत शक्तिशाली और मूल्यवान संपत्ति थी। नेरोटो सेलेस्टियल ड्रैगन पायरेट्स के पहले स्क्वाड्रन का कप्तान वो मुखिया गन पर बैठा था। उसके हाथ में लोहे की चेन थी और दूसरी छोर पर जू युनक्वे की गर्दन बंधी हुई थी। जू युनक्वे डेक पर एक मरे हुए कुत्ते की तरह पड़ी थी, सांस लेते हुए, और उसकी आंखों में मंदी थी, जैसे उसे बुरी तरह पीटा गया हो। जैंगी ने अपनी आंखें सख्त की। वो महसूस कर रहा था कि सामने वाला व्यक्ति बहुत शक्तिशाली है। इतना शांत और संयमित होकर उसकी कोड नेम को बुलाने वाला बहुत कम लोग होते हैं। क्या तुम ड्रैगन किंग हो? जैंगी ने पूछा। जैंगी ने जू युनक्वे की ओर नहीं देखा। हालांकि उसने जू जंग से वादा किया था कि वो उसकी रक्षा करेगा। इस समय अत्यधिक चिंता करना सिर्फ उसकी क्षमताओं को सीमित करेगा। नेरोटो ने सर झुका दिया। नहीं नहीं नहीं, तुम थोड़ा प्रसिद्ध हो, लेकिन ड्रैगन किंग खुद नहीं आएगा। मैं सेलेस्टियल ड्रैगन पायरेट्स के पहले स्क्वाड्रन का कप्तान नेरोटो हूँ। आखिर तुम्हारी ताकत का अनुभव करूंगा। उसने चैन को जू युनक्वे की गर्दन से खींच लिया। लेकिन मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम जल्दबाजी में कदम ना उठाओ, वरना मिस जू मर जाएगी। जैंगी ने अपनी आंखें नैरो की। तुम गधे हो, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? नेरोटो हंसा और बोला, हाँ, मैंने तुम्हें धमकी दिया है, तो क्या कर लोगे? रिवरसाउथ डोमेन के कप्तान के रूप में तुम्हें कमांडर की बेटी को बचाने की परिणाम को समझना चाहिए। जैंगी का हाथ थोड़ा घूमा और उसका दिल ठंडा हो गया। वो हंसी हंसी में बदल गया। वो अधिक निश्चित हो गया था कि ये पायरेट्स उसके बारे में ज्यादा नहीं जानते। अभी भी ये लोग ऐसी बातें बोल रहे थे। ये जाहिर था कि वो अपनी समझ के दायरे में नहीं थे। नेरोटो की बात पूरी होते ही वो युद्ध पॉट से कंकाल की तरह कूदते हुए जैंगी की ओर बढ़ गया। वो जल में दौड़ते हुए जैंगी के पास आ रहा था, जैसे पानी पर चल रहा हो, और विशाल लहरें उसकी हर कदम से उठ रही थी। वो आदमी अभी भी कई मीटर दूर था जब उसने जैंगी की ओर अपनी बाहें बढ़ाई। साथ ही साथ विशाल ऑक्टोपस के टेंटैकल्स उसकी ओर बढ़े, जैसे शार्प स्पाइक हो। जैंगी ने अपनी दाहिनी हाथ से तलवार घुमाई और वो शक्ति के साथ उन टेंटैकल्स को काटते हुए एक काले शक्ति के लंबे सांप में बदल गई। नेरोटो की आंखों में विश्वास नहीं हुआ। एक समुद्री जानवर के लिए उसके टेंटैकल्स बहुत मजबूत होती हैं, लेकिन जैंगी की तलवार ने जैसे तोफू काट दिया हो। नेरोटो ने सावधानी से समुद्र में छलांग लगा दी। थोड़ी देर बाद एक 10 मीटर से ऊपर की लहर उछलकर जैंगी पर आने वाली थी। साथ ही गुना ने अपनी स्नाइपर राइफल से जैंगी पर हमला किया। गुना की डायनामिक विजन ने उसे जैंगी का स्थान आसानी से दिखा दिया। गुना की गोली में एक विचित्र हड्डी जैसे बुलेट्स थे जो बहुत ताकतवर थे।
और शरीर में घुसकर शिकार को अपनी कठपुतली बना देते थे। गुना और नेरुतो की साझेदारी बहुत अच्छी थी, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी गलत समझ बनाई थी। दोनों के हमले सही थे, लेकिन जैंगी की एब्सोल्यूट डिफेंस के सामने वो सब व्यर्थ था। उसने बस खुद को बचाया और 100 मीटर से ऊपर की ऊंचाई पर पहुंचकर सारे हमले से बच गया। अगले ही पल में जैंगी ने नीचे की ओर कूदा और उसके हाथ में जलती हुई पवित्र न्याय की होली जजमेंट की तलवार थी। समुद्र के अंदर से दर्जनों टेंटैकल्स जैंगी की ओर बढ़े। जैंगी ने इन टेंटैकल्स को अपने एलियन स्पेस में घुसने दिया, क्योंकि भौतिक हमले उसके लिए बेकार थे। पानी को मारो। वो समुद्र की सतह पर गिरा और सीधा पानी में घुस गया। अब से गहरे समुद्र में जैंगी की कमजोरी नहीं थी। वो पानी में घुसकर तलवार घुमाई और काले जलते हुए शक्तिशाली ज्वाला की तरह वो नेरुतो को काटते हुए उसकी तरफ बढ़ा। नेरुतो की आंखें सिकुड़ गई। वो इस विचार में था कि जैंगी ने उसे आसानी से मात दे दी थी। जल्द ही विशाल शोर हुआ और समुद्र में पानी की लहरें जैंगी के साथ टकराई। नेरुतो पायरेसी में एक मास्टर अब तक 2 हिस्सों में काटा गया था। जैंगी ने उसकी गर्दन को सर से अलग किया और समुद्र से बाहर फेंक दिया। देखकर गुना और नेरुतो भी हैरान थे। वो जानते थे कि जैंगी बहुत ताकतवर है, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो समुद्र में भी इतना शक्तिशाली होगा। अब वो महसूस कर रहे थे कि वो पूरी तरह गलत थे। क्या तुम सच में नहीं डरते कि मैं इस महिला को मार डालूं? जैंगी ने भावीन आंखों से कहा। अगर वो मरी तो वो तुम्हारा काम है, इसका मुझसे क्या लेना देना। अगर जू युनकुए मर जाती तो जू जंग को जैंगी के बारे में कुछ राय होती, चाहे वो कहे या न कहे। ये भावना कभी नहीं जाएगी। लेकिन ये जैंगी को अब चिंता करने का मुद्दा नहीं है। वो जब तक अपोकलिप्स से बच पाया, वो किसी की मदद से नहीं था। अगर उसकी खुद की ताकत नहीं होती तो जू जंग उसे कैनन फोल्डर बना चुका होता। और अगर आज जू युनकुए मर भी जाए तो जब तक जू जंग को जैंगी की मदद चाहिए होगी, वो आदर से पेश आएगा। जैंगी ने बहुत स्पष्ट रूप से सोचा था, नेरुतो को मारने के बाद वो तुरंत गुना को मारने जाएगा। इस लेवल की लड़ाई में नेरुतो ने कोई और पायरेट्स नहीं भेजे, क्योंकि कोई भी सामान्य पायरेट्स आएगा तो वो बस मारा जाएगा। जैंगी ने गुना को मारा, फिर अगले कदम में उसे नेरुतो को मारना था। पहले स्क्वाड के कैप्टन का सर बहुत बड़ा इनाम है, जैंगी ने कहा, और तुम्हारा ओरिजिन भी बहुत स्वादिष्ट होगा। नेरुतो ने आकर उसे घेरने की कोशिश की। इसका मतलब है कि वो कप्तान के स्तर का होगा। अब केवल कप्तान स्तर का ओरिजिन ही जैंगी के लिए कीमती था। जब सामने वाला खुद आकर उस पर हमला करने आया तो वो शर्माएगा नहीं। इस पॉइंट पर गुना घबराने लगी। नेरुतो को ये उम्मीद नहीं थी कि जैंगी ने जू युनकुए को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। गुना ने जैंगी के हमले से बचने के लिए अपनी डायनामिक विजन शूटिंग क्षमता का इस्तेमाल किया। साथ ही उसने मुंह खोला और गले से सफेद कीड़ा उगल दिया, जो हवा में उड़कर जैंगी की ओर बढ़ने लगा। जैंगी ने अपनी तलवार से इन कीड़ों को काटा, लेकिन गुना पानी में डुबकी लगा चुकी थी और नेरुतो ने अपनी आखिरी कठोर चाल चलने का फैसला किया। उसने जू युनकुए का सर पकड़कर उसे ऊंचा उठाया और चिल्लाया, तुम इस औरत की जिंदगी या मौत की परवाह नहीं करते? तो बस देखो उसे मरते हुए। उसने जू युनकुए को दूर के एक पायरेट शिप की ओर फेंक दिया। इसने जैंगी को कुछ देर के लिए संकोच करने पर मजबूर किया। अब जू युनकुए के पास बचने का मौका था और जैंगी को फायदे और नुकसान का हिसाब करना था। वो नहीं चाहता था कि जू जंग के दिल में कोई भेद हो। जैंगी ने बिना देर किए स्पेस जंप्स किए और शिप तक पहुंच गया। जैसे ही उसने जू युनकुए को पकड़ा, एक संकट का एहसास हुआ। नेरुतो के शिप्स ने भारी टॉर्पेडोज छोड़े थे और विस्फोटक भरे थे। जैसे ही जैंगी ने जू युनकुए को छुआ, उसने 2 वर्ल्ड्स जंक्शन खोला। तभी समुद्र में एक भयंकर विस्फोट हुआ। सार्वधानिक बुरा यह था कि जब 2 दुनियाओं का अंतर शुरू होता है तो स्पेस ट्रैवल से बचना मुश्किल हो जाता है। विस्फोट कुछ समय तक जारी रहता और जैंगी को केवल अपनी एलियन स्पेस में विस्फोट की शक्ति को एब्जॉर्ब करना था। नेरुतो ने अपनी मुख्य गन पर कड़े होके विस्फोट देखा और कहा, तुम चाहे कितना भी मजबूत हो, यह विस्फोट का बोझ तुम्हारे लिए सहना आसान नहीं होगा। जू युनकुए जानती थी कि जैंगी की ताकत सीमित है, लेकिन उसने कुछ समय पहले सब कुछ स्वीकार किया था। नेरुतो को ये लगता था कि उसे जीतने का अच्छा मौका है, क्योंकि जैंगी का एबिलिटी इंडेक्स उससे ज्यादा था। हालांकि सच्चे प्रैक्टिशनर एबिलिटी इंडेक्स का मजाक उड़ाते हैं। फील्ड में समय, जगह और लोग ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन एक बात थी जिसे नेरुतो नहीं जानता था। वो था जैंगी का अनोखा तरीका। वो खुद की सर्वाइवल में ज्यादा रुचि रखता था, न कि दूसरों को हराने में।
इसीलिए उसका एबिलिटी इंडेक्स 9700 पॉइंट्स था और उसका डिफेंस 12000 तक पहुंच गया था। नेरुतो ने सोचा कि जैंगी डर के काम नहीं करेगा और उसका लालच स्काईलार्क एक पोज बनेगा। फिर नेरुतो ने गुना को आवाज दी। गुना पानी में उभरते हुए अपनी असली रूप में बदल गई। वो एक विचित्र कीट थी जिसका निचला शरीर क्रस्टाशियन जैसा था और ऊपर मानव जैसा था। उसकी आंखों की सैकड़ों संख्या थी और वो बहुत डरावनी दिखती थी। उसके हाथ में एक स्नाइपर राइफल थी जो उसके शरीर का हिस्सा थी और जैंगी पर निशाना साध रही थी। इस कवर के तहत जैंगी को अपनी 2 रेल्म जंक्शन को डिफेंस में लगाना पड़ा, इसीलिए उसकी स्पेस जंपिंग स्किल्स बंधित हो गई और यही वही था जो नेरुतो चाहता था। अगर हम यहाँ रिवर्स आउट डोमेन में कैप्टन लेवल एलियन कियोस को मार डालते हैं तो लॉर्ड ड्रैगन किंग निश्चित रूप से बहुत खुश होंगे। ये उन कीड़ों के लिए भी एक चेतावनी होगी जिन्होंने हाल ही में स्टैरिशी का आदेश बिगाड़ा था। नेरुतो का शरीर हल्का सा डूबा और फिर वो एक कैनल बॉल की तरह आकाश में उड़ गया। जैंगी का ध्यान भटकाने की जरूरत थी। उसके बाएं हाथ में आधी मरी हुई जू युनक्वे थी। उसने आखिरकार उसे बचा लिया था और अब उसे छोड़ नहीं सकता था, वरना अगर उसे पायरेट्स ने पकड़ लिया तो परेशानी हो सकती थी। साथ ही उसे गुना की स्नाइपर राइफल और नेरुतो का भी ध्यान रखना था। फिर भी नेरुतो की हरकत ने जैंगी का ध्यान आकर्षित किया। अगर कोई पायरेट हवा में उड़कर हमला करता है तो वो कैसे हमला करेगा? जैंगी ने फिर सर थोड़ा ऊंचा किया। आकाश में सफेद सूरज था जो बहुत गर्म नहीं था, लेकिन उसकी रोशनी थोड़ी चकाचौंध करने वाली थी। अचानक नेरुतो जैंगी की नजरों से गायब हो गया। उसकी छाया धुंधली हो गई और जैंगी उसे नहीं देख सका, लेकिन सामने की दृश्यता थोड़ी मंद हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे आकाश पर एक पतला ट्रांसपेरेंट आवरण छा गया हो। अगले पल जैंगी को समझ आया कि वो क्या चीज थी। एक बहुत बड़ी अत्यधिक विशाल ट्रांसपेरेंट वस्तु आकाश से गिरकर जल की तरफ जैंगी को पूरी तरह घेरने लगी। लेकिन ये जाल नहीं था। जैंगी ने कभी नहीं सुना था कि किसी के पास ऐसा टूल बनाने की क्षमता हो। ये एक विशाल ट्रांसपेरेंट मुलायम वस्तु थी जो हवा में एक गेंद में बदल गई और फिर जैंगी और जू युनक्वे को एक मछली टैंक की तरह पूरी तरह लपेट लिया। तियान लॉन्ग पायरेट्स के पहले स्क्वाड्रन के कप्तान और 20 मैन टाइप एबिलिटी का यूजर। एबिलिटी कोड नेम था थॉट जेलीफिश। जेलीफिश के विशाल क्षेत्र में एक छोटा सा द्वीप समा सकता था। उसकी किचाई में ये सचमुच चौंका देने वाला था। इसके अलावा जैसे ही जैंगी को लपेटा गया, थॉर जेलीफिश के शरीर में हिंसक बिजली के करंट दौड़ने लगे। जैंगी की आंखें सिकुड़ गई और उसने जान लिया कि नेरुतो क्या करने वाला है। इस समय वो स्पेस ट्रैवल का इस्तेमाल नहीं कर सकता था क्योंकि एक टॉप डेल्टा लेवल स्नाइपर उसे निशाना बना रहा था। अगर वो बाहर आया तो उसे हिट होने का खतरा था, लेकिन 2 रेल्म्स जंक्शन का इस्तेमाल करने से ऊर्जा लोड बढ़ जाता और डिफेंस कमजोर पड़ सकता था। ये स्पष्ट था कि दूसरे पक्ष ने उसकी क्षमताओं को समझ लिया था और रणनीति बनाई थी। नेरुतो ने जैंगी को सोचने का मौका नहीं दिया। चारों दिशाओं से भारी बिजली के करंट्स इकट्ठा हुए और फिर जैंगी पर हमला किया। आकाश में एक चमकदार सफेद रोशनी फूट पड़ी जो लोगों को अंधा कर सकती थी। वो बिजली के करंट का वोल्टेज लाखों वोल्ट का होना चाहिए। जैंगी ने अपनी कॉम्बैट यूनिफॉर्म की एंटी ग्लेयर फंक्शन को चालू किया। एक पल में उसने अपना मन बना लिया। वॉइड गेट्स होली जजमेंट के दाहिने हाथ की लहर से बेतहाशा वॉइड पावर्स की लहर निकली और फिर एक बड़ी वॉइड कर्टन दीवार में बदल गई जो जैंगी और जू युनक्वे को जल्दी से लपेटने लगी। थॉर जेलीफिश के अंदर बिजली और गड़गड़ाहट थी और चमकदार सफेद बिजली ने आसपास के कई मीलों को ट्रांसपेरेंट बना दिया था, जैसे एक विशाल सुपरनोवा का विस्फोट। हालांकि बिजली की गड़गड़ाहट एक पल में खत्म हो गई। जैंगी ने चारों ओर काली वॉइड कर्टन दीवार धीरे धीरे गायब हो गई, लेकिन वो और जू युनक्वे बिना किसी नुकसान के सुरक्षित थे। जैंगी की शक्ति वॉइड से आती है और वो वास्तविकता में मौजूद पदार्थ को निगल सकता है। सिद्धांत रूप में ये पूर्ण शून्यता होती है। वॉइड की शक्ति से एक बैरियर बनाकर एक नेचुरल वैक्यूम जोन बन जाता है जिससे थॉर जेलीफिश से आई बिजली जैंगी को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। चारों ओर एक गहरी आवाज गूंजने लगी, इसमें सच में कुछ है, तुम इस हमले को रोक सकते हो। जैंगी के कानों ने एक सुरसुराव की आवाज सुनी। उसने सर थोड़ा ऊपर किया और ऊपर का क्षेत्र अब जेलीफिश के
मुलायम शरीर से भरा हुआ था। जेलीफिश की छत के ठीक ऊपर एक चिपचिपा ट्रांसपेरेंट तरल दिखाई दिया जो जेलीफिश के शरीर से रिस रहा था। अगले पल ये ट्रांसपेरेंट श्लेष्म तरल बारिश की तरह नीचे गिरने लगा। जैंगी ने टू रेल्म्स जंक्शन खोला। जब ये तरल इसके अंदर गिरा तो उसने पाया कि ये एक अत्यधिक संशार्क तरल था। लेकिन ये खोज जैंगी को डरा नहीं सकती, बल्कि उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई, क्योंकि इस तरह के संचारण से अगर उसका एलियन स्पेस भर भी जाता तो इसे घुसने में बहुत समय लगता। क्या यही तुम्हारी ताकत है? मैंने तुम्हें ज्यादा समझा था। जैंगी ने अब नेरुतो के हमले के तरीके को समझ चुका था। उसने सिर्फ डिफेंड करने के बजाय पलटकर अटैक करने का फैसला किया। उसने अपनी दाहिनी ओर टॉर्पेडो लॉन्चर को निशाना बनाया और अपनी अलौकिक शक्तियों से 10 टॉर्पेडोस दाग दिए। टॉर्पेडो जेलीफिश दीवार पर फट गए, जिससे जोरदार कंपन हुआ। हालांकि कुछ समय बाद जैंगी को ये देखकर हैरानी हुई कि थॉर जेलीफिश का शरीर बस जोर से मुड़ा और फिर विस्फोट की ऊर्जा को नष्ट कर दिया। जेलीफिश का डिफेंस भी कमजोर नहीं है। नेरुतो ने मजाक उड़ाया, तुम अकेले डिफेंस में अच्छे नहीं हो। जैसे ही उसने ये कहा, विशाल जेलीफिश का शरीर अचानक समुद्र में गिर गया। समुद्र उसका असली घर है। वो जैंगी को गहरे समुद्र में खींचने की योजना बना रहा था। जैंगी ने हंसी उड़ाई, क्या चल रहा है? क्या तुम खुद को ज्यादा समझ रहे हो? जब टॉर्पेडो काम नहीं कर रहे तो अब चाकू का इस्तेमाल करना होगा। काले वॉइड फ्लेम्स ने होली जजमेंट को लपेट लिया और उसे आकाश में जोर से उड़ा दिया। काले लपटे ऊपर की ओर घूमी और एक नुकीला चाकू बनकर थॉर जेलीफिश के शरीर को छेदने लगी। थॉर जेलीफिश का शरीर ऊंचा उठकर सैकड़ों मीटर तक फैल गया। आखिरकार मोटी मुलायम परत को वॉइड फ्लेम ने गुब्बारे की तरह छेद दिया। लेकिन जैंगी खुश नहीं हुआ, बल्कि उसने माथे पर बल डाले। जो छेद हुआ था वो आंखों के सामने तेजी से भर रहा था। उसके पास इस सॉफ्ट टिश्यूज जल्दी से दौड़कर घाव को भरने लगा। नेरुतो ने जैंगी का मजाक उड़ाते हुए कहा, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत मजबूत हो, लेकिन ये समुद्र है, मेरी घर की जमीन। मैं यहाँ नहीं मारा जा सकता। नेरुतो का विशाल जेलीफिश बॉडी समुद्र में गिर गया। उसका मकसद जैंगी को पानी में खींचना था, जहाँ वो थॉर जेलीफिश की शेप में अनबीटेबल बन जाता है। जैंगी ने ठंडी स्माइल दी, मैं जेलीफिश नहीं खाता। उसने अपना एलियन स्पेस खोला और भारी कार्गो बॉक्सेस बाहर निकाले। फिर एक मिनी टॉर्पेडो से एक बॉक्स पर अटैक किया। जोरदार एक्सप्लोजन हुआ और जेलीफिश के अंदर व्हाइट पाउडर फैल गया। नेरुतो की बॉडी झट से सिकुड़ गई। वो चीखा, तुम मेरे अंदर सॉल्ट डाल रहे हो? जेलीफिश का 98% हिस्सा वाटर होता है और हाई कंसंट्रेशन सॉल्ट से वो तुरंत डिहाइड्रेट हो जाता है। जैंगी ने हजारों किलो सॉल्ट को एक ही बार में उड़ा दिया। उसे थोड़ा रिग्रेट हुआ क्योंकि इतना सॉल्ट उसने फ्यूचर के लिए स्टोर किया था, लेकिन फाइट में सोचने का टाइम नहीं था। उसने दोबारा वही ट्रिक यूज की और बचा हुआ सारा सॉल्ट फिर से उड़ा दिया। अब नेरुतो ने जैंगी को छोड़ दिया और समुद्र में प्लॉप की तरफ कूद गया। जैंगी ने पीछा नहीं किया, बल्कि स्नाइपर राइफल लिए दूर खड़ी गुना की तरफ दौड़ा। गुना की बुलेट को 2 वोल्ट स्प्रेकर ने ब्लॉक कर दिया और फिर जैंगी ने लगातार 10 मिनी टॉर्पेडोस फायर किए। एक तेज धमाके में गुना हवा में उड़ गई। जैंगी ने होली जजमेंट से उसे और उसकी गन को 2 हिस्सों में काट दिया। फिर उसका सर अपने एलियन स्पेस में रख लिया। वो लायन आइलैंड की तरफ बढ़ा। अब नेरुतो और जैंगी के बीच में 1-on-1 फाइट तय थी। जैंगी ने बेहोश जू युनक्वे को नीचे रखा और सुपरनैचुरल फूड से अपनी एनर्जी रिचार्ज की। एलियन स्पेस को एक्टिवेट करते रहना एनर्जी कंज्यूमिंग था, इसीलिए वो जल्दबाजी में नहीं था। उधर नेरुतो भी सी क्रिएचर्स को खाकर अपनी एनर्जी रिगेन कर रहा था। थोड़ी ही देर में जैंगी ने देखा कि सी के ऊपर लंबी लंबी लाइटनिंग पिलर्स उठ रही थी और पूरी आइलैंड इनके घेरे में थी। नेरुतो अब पूरी आइलैंड से 10 गुना ज्यादा बड़ा जेलीफिश बन चुका था और सी के नीचे छुपा हुआ था। जैंगी को समझ आ गया कि इतनी डेंस लाइटनिंग में गलती से भी घुसना सेल्फ डिस्ट्रक्ट होगा। उसके पास आइलैंड पर कई अनकॉन्शियस लोग और एक प्रॉब्लमेटिक लड़की की जिम्मेदारी भी थी। वो बोला, काफी झंझट है, पर ट्राई करता हूँ। किस्मत रही तो जीत जाऊंगा, वरना गए काम से। जैंगी ने फिर से एनर्जी बूस्ट की, टॉर्पेडो लॉन्चर्स रेडी किए और सी में उतरने ही वाला था कि उसे एक और आइडिया आया। सी फूड से डील कर रहे हैं तो आसान तरीका भी हो सकता है। उसने एलियन स्पेस से हजारों बैरल फ्यूल निकाले और समुद्र में फेंक दिए।
लाइटनिंग से टकराते ही ऑयल में आग लग गई और पूरा सी जलने लगा। जेलीफिश बॉडी में फ्यूल का असर सॉल्ट से भी ज़्यादा खतरनाक था और वाटर पोल्यूशन ने नेरुतो को बैडली इफेक्ट किया। जल्द ही लाइटनिंग पिलर्स गायब हो गए। नेरुतो को फाइट करने की हालात नहीं लगी और वो डीप सी की ओर भाग गया। अब हमला और बचाव की डायरेक्शन बदल चुकी थी। जैंगी ने पीछे से चाकू उठाया और हवा में छलांग लगाते हुए पीछे हटते हुए नेरुतो की तरफ बढ़ा। ये इलाका एक शैलो सी था जहां पानी की डेप्थ 100 मीटर से भी कम थी। नेरुतो की बॉडी आसानी से देखी जा सकती थी क्योंकि उसके पीछे तेल की लंबी लाइन पानी में तैर रही थी। जैंगी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। उसने अपनी टॉर्पेडो लोड किया और पानी के पीछे फायर करना शुरू कर दिया। इस हालात में भले ही नेरुतो डायरेक्ट ब्लास्ट से ज्यादा हर्ट ना हो, पर चेन रिएक्शन से आग लगातार उसे जलाती जाएगी। काश मेरे पास ज्यादा रिसोर्सेस होते तो ह्यूमन वेस्ट भी ट्राई करा देता तुझे, जैंगी ने हंसते हुए कहा। टॉर्पेडो ने नेरुतो के शरीर में चिपके फ्यूल को इग्नाइट कर दिया। पानी के नीचे एक भीषण आग जल उठी। भले ही सी वाटर आग को जल्दी ठंडा कर दे, लेकिन मोलस्क सेल्स सिकुड़ने लगे और नेरुतो को भारी डैमेज हुआ। जैंगी पेशेंटली नेरुतो का पीछा करता रहा, ना तेज ना धीमा। उसके पास एलियन स्पेस में हजारों मिनी टॉर्पेडोस थे जो नेरुतो के साथ खेलने के लिए काफ़ी थे। नेरुतो अब सच में मौत का डर महसूस करने लगा था। वो गहरे समुद्र में भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऊपर से लगातार टॉर्पेडो ब्लास्ट हो रहे थे। इस टाइम वो अपनी लाइटनिंग पावर भी यूज़ नहीं कर सकता था, नहीं तो उसके अंदर का ऑयल और ज़्यादा जल उठता। जैंगी की सेफ्टी बिल्कुल स्पॉट ऑन थी, सीधा उसकी वीकनेस को टारगेट किया। अब इस फाइट को जल्दी खत्म करना होगा। जैंगी ने एक साथ सैकड़ों टॉर्पेडोस दागे और देखा कि नेरुतो की बॉडी सिकुड़कर सिर्फ 1% रह गई है। फिर भी वो एक ब्लू व्हेल से बड़ी ही थी, लेकिन समुद्र में ज्यादा देर तक लड़ना सही नहीं था। तियानलोंग पायरेट्स के बाकी मेंबर्स के आने या कोलंबियन नेवी के नोटिस करने से पहले उसे फाइट खत्म करनी थी। उसने होली जजमेंट उठाई और वॉइड पावर को कंसंट्रेट करना शुरू किया। ये उसका सबसे पावरफुल मूव था जो एक बार में उसका 1/3 सुपरनैचुरल पावर कंज्यूम कर लेता है। अब तुझे मारने का टाइम आ गया है। जैंगी ने तलवार उठाई और वॉइड की एनर्जी ने ब्लेड को पूरी तरह से ब्लैक कर दिया। तभी अचानक आकाश में एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई। पूरा सी एरिया अचानक डार्क हो गया। जैंगी को एक भारी खतरे का एहसास हुआ। नेरुतो समुद्र से हंसता हुआ बाहर निकला। तू खत्म हो गया। चारों तरफ काले बादल और बिजली चमक रही थी। तभी आकाश से एक गूंजती हुई आवाज आई, क्या तुम केओस हो? जैंगी ने ऊपर देखा। बादलों के बीच एक विशाल काला ड्रैगन मंडरा रहा था, स्काई ड्रैगन किंग। जैंगी ने धीरे से देखा। अब कोई शक नहीं था, वही था तियानलोंग पायरेट्स का लीडर, वॉल्यूम आर्मर ड्रैगन ली फेंगजियान। एक काले स्टील जैसे स्केल वाला ड्रैगन जिसकी बॉडी को कोई हथियार नहीं काट सकता। जैंगी का मन भारी हो गया। नेरुतो या ड्रैगन किंग में किसी से भी वो अकेला लड़ सकता था, लेकिन दोनों एक साथ नहीं। लेकिन पीछे हटने का मौका अब भी था। उसने अपनी तलवार नेरुतो से हटाकर हवा में मंडराते काले ड्रैगन की ओर फेंक दी। काले वॉइड सीधा ड्रैगन की ओर बढ़ा। ड्रैगन किंग की आंखों में गुस्से की आग भड़क उठी। तू मुझ पर अटैक करेगा? तू मरने वाला है। उसने मुंह से ब्लैक फ्लेम्स छोड़ा, लेकिन वॉइड फ्लेम्स के सामने टिक न सका। जैंगी ने देखा कि फ्लेम्स टकराकर न्यूट्रल हो गए, बल्कि वॉइड फ्लेम ने ड्रैगन को थोड़ा सा पीछे धकेल भी दिया। पर ड्रैगन की स्टील बॉडी को कोई खास नुकसान नहीं हुआ। जैंगी को कुछ और लगा, जैसे ड्रैगन किंग उम्मीद से थोड़ा कमजोर हो। पर सोचने का वक्त नहीं था। नेरुतो ने ह्यूमन फॉर्म लेकर पीछे से लाइटनिंग गन फेंका, थंडर गन। जैंगी ने वॉइड टेलीपोर्ट से डॉज किया। अब उसे पता था कि ये फाइट वेस्ट ऑफ टाइम है। तभी अचानक समुद्र में एक बड़ा सा कलरफुल बबल उठा। बबल के अंदर एक स्टील बैटलशिप थी। बबल फटा और वॉरशिप पानी में गिर गया। एक नीली सफेद नेवी यूनिफॉर्म वाली लड़की, सर पर बड़ी टोपी, कमर में तलवार लटकाए, मुस्कुराते हुए जैंगी की तरफ देख रही थी। फाइनली हम मिल गए, कैप्टन केओस। जैसे ही समुद्र से वॉरशिप निकला, वहां मौजूद तीनों लोग चौंक गए। जैंगी ने जैसे ही कैप्टन केओस की आवाज सुनी, उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गई। उसकी नजर लड़की की यूनिफॉर्म पर गई, एक आइस ब्लू गुलाब का निशान। जैंगी समझ गया ये रोज टीम है, रिवर आउट डोमेन की 6 इन्वेस्टिगेशन टीम्स में से एक, और सामने खड़ी थी लिंगू फेशुए, खुद उस टीम की कैप्टन। जैंगी को उम्मीद नहीं था कि ये लोग नेवी से होंगे। फेशुए मुस्कुराई।
फिर उसने आकाश की ओर देखा जहां काले बादलों के बीच ड्रैगन किंग का क्लोन घूम रहा था। ये असली ड्रैगन किंग नहीं है, उसने शांत लहजे में कहा। मैं महीनों से उसे ट्रैक कर रही हूँ। असली बॉडी स्टैरी सी के किसी बंकर में छुपी हुई है और जो हमारे सामने है वो बस उसका एक क्लोन है। जैंगी को अब सारी बातें समझ आने लगी, इसीलिए उसे वो भारी प्रेशर महसूस नहीं हो रहा था और तभी वो इतनी जल्दी बैटलफील्ड पर आ भी गया। ड्रैगन किंग ने रोज टीम को देखा और गुस्से से दहाड़ा, अगर तेरे पीछे की पावर से डरना होता तो कब का मार चुका होता तुझे। फेशुए ने अपनी हैट थोड़ा नीचे सरकाई और बोली, तो फिर बहाने क्यों बना रहे हो? रिवर्स डोमेन पर अटैक किया है, अब उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ड्रैगन किंग की सांसें तेज हो गई, दांतें किटकिटाने लगे। उसके मन में नेरोटो को लेकर गालियां भर गई थी। अगर उसने बिना ऑर्डर हेवनली सी सिटी पर अटैक ना किया होता तो तियानलोंग पायरेट आज इस हाल में नहीं होते। ओवर कॉन्फिडेंट लड़की, वो गर्जा। अगले ही पल उसने फेशुए की ओर ब्लेजिंग ब्लैक फ्लेम्स छोड़ी। फेशुए ने तलवार खींच ली। जैंगी, मैं ड्रैगन किंग के क्लोन को हैंडल करती हूँ, तुम नेरोटो को फिनिश करो। इतना कहकर वो हवा में छलांग मारकर एक कलरफुल बबल के प्रोटेक्शन में ऊपर उड़ गई। ड्रैगन किंग की फ्लेम्स इतनी गर्म थी कि चारों ओर का सी एरिया बॉयल होने लगा। मछली तक मरकर सरफेस पर आ गई। फेशुए की तलवार से निकली बबल देखने में तो फेरी टेल जैसे लग रहे थे, लेकिन जैसे ही ब्लैक फ्लेम्स से टकराए धमाकों के साथ एक्सप्लोड हो जाते। हर बबल एक माइक्रो ब्लास्ट बनाकर ड्रैगन किंग की आंख को रोक रहा था। जैंगी ने बिना वक्त गवाए पानी में डाइव किया और नेरोटो के पीछे दौड़ा। नेरोटो अब घबरा चुका था, उसे अब यकीन हो गया वो जैंगी से 1-on-1 नहीं जीत सकता था। वो फिर से सी में डाइव कर गया, लेकिन नई प्रॉब्लम, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए उसे प्योर वाटर चाहिए था और पूरा इलाका ऑयल से टॉर्पेडो रिसुएट से भरा हुआ था। जैंगी ने 3000 वर्ल्ड्स एक्टिवेट किया और हाइपर स्पीड से नीचे गया। नेरोटो ने पीछे मुड़कर सी अर्चिन जैसे 3 माइंस फेंकी, पर जैंगी ने ना डॉज किया ना रुका। नेरोटो ने 2 लाइटनिंग चेन्स बनाई, लेकिन वॉइड की ताकत से वो चूर चूर हो गई। जैंगी अब बहुत नजदीक था, उसने बिना काउंट किए टॉर्पेडो फायर किए। नेरोटो ने राइट लेफ्ट डॉज किया, लेकिन बिना जेलीफिश फॉर्म के वो एक सादा ह्यूमन था और इतनी ब्लास्टिंग झेल नहीं सकता था। आखिरकार उसने फोर्सफुली पानी एब्जॉर्ब करके ट्रांसफॉर्मेशन करने की कोशिश की। जैंगी ने सी बेड पर छुपे ऑयल बैरल्स एक्सप्लोड कर दिए और धमाके ने नेरोटो अधूरा ट्रांसफॉर्मेशन होकर आधा जल गया। जैंगी ने उसे देखा और ठंडे स्वर में कहा, अब तू थोड़ा ज्यादा ठोस लग रहा है। फिर आराम से बोला, सरेंडर कर दे तो जान बच सकती है। तू टैलेंटेड है, अगर मेरे लिए काम करेगा तो मैं तुझे प्रोटेक्ट करूंगा। नेरोटो बोला, ठीक है, पहले अपनी तलवार नीचे रखो। जैंगी की आंखें सिकुड़ गई। तू सोचता है मैं तुझे नहीं मार सकता? असल में नेरोटो जानता था अगर उसका एक छोटा हिस्सा भी बच जाए तो जेलीफिश फॉर्म में वो खुद को रीजनरेट कर सकता है। जैंगी ने होली जजमेंट उठाया और वॉइड पावर जमा करने लगा। धीरे धीरे समुद्र के नीचे एक ब्लैक सन जैसा गोला बन गया और जैंगी उसका सेंटर था। उसकी आंखों में ठंडी रोशनी थी, चारों ओर एटर्नल डार्कनेस। नेरोटो की रूह कांप गई, उसे अपना डेथ स्टार चमकता दिखा। मैं सरेंडर करता हूँ, लेकिन जैंगी का ब्लड ऑलरेडी नीचे आ चुका था। समुद्र के ऊपर फेशुए और ड्रैगन किंग की लड़ाई के एक पल के लिए रुकी, क्योंकि उन्होंने सुना एक गगन भेदी धमाका। सी की सरफेस पर 1000 मीटर लंबी दरार बन गई और समुद्र उस दरार में भागने लगा। एक भयंकर आवाज के साथ कुछ ही पल बाद जैंगी समुद्र के सतह पर आ गया, नेरोटो के टूटे हुए शरीर को उठाए हुए। वॉइड की पावर ने समुद्र का पानी भी खींच लिया और नेरोटो के शरीर से भी सारी मॉइस्चर निकाल दी, जिससे उसका ट्रांसफॉर्मेशन टूट गया। जैंगी ने बिना इमोशन दिखाए उसका सर काट दिया। ड्रैगन किंग ने ये देखा और गुस्से से आकाश की ओर दहाड़ा, तुम खुद अपनी मौत को बुला रहे हो। लिंगू फेशुए, जिसे लोग स्काई फेरी कहते हैं, रिलीज टाइप एबिलिटी यूजर है। उसका कोड नेम है अ मिड समर नाइट स्ट्रीम। जैंगी ने ऊपर देखा, अब तक वो उसी ड्रैगन किंग के क्लोन से लड़ रही थी। उसने अंदाजा लगाया ये बस असली बॉडी का 70% स्ट्रेंथ वाला क्लोन है। फेशुए मुस्कुराई, आवाज जितनी तेज है हिम्मत भी वैसी होनी चाहिए। अगर हिम्मत होती तो खुद आते, क्लोन नहीं भेजते। उसने होठों पर हाथ रखा और हल्की सी फूंक मारी। कलरफुल बबल्स ड्रैगन किंग को घेरने लगे। धीरे धीरे धमाके होने लगे, लेकिन क्लोन की डायमंड आर्मर जैसी बॉडी पर खास असर नहीं पड़ा। जैंगी ने नेरोटो का सर साइलेंटली समेटा
अब मेरी बारी। उसने लेफ्ट हैंड से सुपरनैचुरल फूड निकाला एनर्जी रिचार्ज करने के लिए और राइट हैंड से वॉइड पावर जमा करने लगा। ड्रैगन किंग अपने दोनों हाथ खो चुका था और पूरी तरह आग बबूला था। आकाश में काले बादल और बिजली जैसे कयामत आने वाली हो। जैंगी ने चिल्लाया, चलो इसे साथ मिलकर खत्म करते हैं। उसने होली जजमेंट उठाई और फेशुए ने भी अपनी ताकत हवा में लहराई। एक रेनबो आकाश की ओर चढ़ता दिखा। दोनों का मिला जुला अटैक ड्रैगन किंग के क्लोन से टकराया और क्रैक के साथ उसकी बॉडी में दरारें फैल गई। ड्रैगन किंग समझ गया ये क्लोन अब और नहीं टिकेगा, लेकिन जाते जाते बोला, याद रखना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, एक दिन तुम दोनों मेरे खाना बनोगे। और उसकी बॉडी हवा में गुम हो गई। आकाश साफ हुआ, समुद्र शांत हुआ। जैंगी ने लिंगू फेशुए की तरफ देखा, वो भी मुस्कुरा रही थी। पहली बार मिले और एक साथ दुश्मन को हराया, शायद यही किस्मत थी। हालांकि जैंगी अकेला भी जीत सकता था, लेकिन उसने बॉडी स्प्लिट जैसा ट्रिक एक्सपेक्ट नहीं किया था। दोनों ब्लू रोज के डेक पर लैंड हुए। अब रोज टीम की लड़कियां केबिन से बाहर आईं और हर एक से बढ़कर खूबसूरत। जैंगी ने सोचा, इस दुनिया में एक ऑल फीमेल कॉम्बैट यूनिट बनाना आसान नहीं, लेकिन फेशुए ने वो भी कर दिखाया और उसकी स्ट्रेंथ किसी भी मेल टीम से कम नहीं थी। लड़कियां जैंगी को देख रही थी। कैप्टन केओस का नाम रिवरसाउथ डोमेन से बाहर भी फेमस था। फेशुए ने बस हल्की निगाहें डाली। लड़कियां किसे देखें, ये उनकी फ्रीडम है। फेशुए ने तलवार म्यान में रख डाली और जैंगी के पास आई। रोज टीम की कैप्टन ग्वानान। जैंगी ने हाथ मिलाया, केओस, लेकिन मुझे तेंगू स्क्वाड का कैप्टन कहलाना पसंद है। टेम्पररी टीम है और मैं बूटलेग नहीं हूँ। फेशुए हंसती, तुम्हारे जैसे टैलेंटेड इंसान समुद्र में नेरुतो जैसे मास्टर को हरा सकता है, ये आसान नहीं है। जैंगी ने आईब्रो उठाया, तुमने कहा पब्लिकली स्ट्रॉन्गेस्ट, मतलब कोई और भी है जो मुझसे बेटर हो सकता है। फेशुए का स्माइल और गहरा हो गया, कमजोर तो कोई नहीं दिखा। जैंगी समझ गया ये बात मजाक भी हो सकती है या कोई हिडन मैसेज भी। उसने बात बदली, सपोर्ट के लिए धन्यवाद। अब आइलैंड पर जो लोग हैं उन्हें रिवरसाउथ डोमेन वापस भेज सकते हो। फेशुए ने सर हिलाया, इतना इजी नहीं है जैंगी। जैंगी चौंका, क्यों? फेशुए ने टोपी नीचे खींच ली। जो स्टॉर्म आया था वो तुम्हें जितना लगा उससे कहीं बड़ा था। कोलंबियन नेवी ने सी को पूरी तरह सील कर दिया है। हम भी अभी सीधा वापस नहीं जा सकते। जैंगी ने थोड़ी बाहें चढ़ाई। लिंगू फेशुए बोली, लगता है ये लोग तुम्हारी बहुत फिक्र करते हैं। इतनी बड़ी ऑपरेशन मैंने पहली बार देखी है। जैंगी समझ रहा था कोलंबियन नेवी ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि सोर्स ऑफ गॉड से एलियंस को जेनेटिक म्यूटेशन मिल सकती है जिससे एपिसिलॉन लेवल प्राणी बनाए जा सकते हैं, और इसी वजह से सारी बड़ी ताकतें इसे हासिल करने को कुछ भी करने को तैयार है। जैंगी ने शांत स्वर में पूछा, हमारी नेवी क्या कर रही है? ईस्ट चाइना सी रीजन से मदद क्यों नहीं बुलाते? फेशुए हल्के से मुस्कुराई, तुम्हें लगता है ईस्ट चाइना सी तो तुम्हारी मदद करेगा? उसकी आंखों से नीली ठंडी रोशनी निकल रही थी। ईस्ट चाइना सी को तुम्हारे रहस्यों में दिलचस्पी है। अगर मदद मांगी तो हो सकता है तुम्हें चाय पर बुला ले, और तब तक छोड़े नहीं जब तक सब कुछ उगल ना दो। जैंगी ने माना, रिवरसाउथ डोमेन और ईस्ट चाइना सी रीजन भाई जैसे हैं, पर प्रतियोगिता फिर भी संभव है। जूजंग ने सोर्स ऑफ गॉड की जानकारी शायद लीक कर दी थी और अब सब इसे अकेला हथियाना चाहते हैं। जैंगी मुश्किल में था। वो स्पेस ट्रैवल से निकल सकता था, लेकिन जहाज पर यानलू ग्रुप के लोग थे जिनके पास स्टार आइलैंड की जानकारी थी। उन्हें मारना अन्याय होता, वो दिल से ऐसा नहीं चाहता था। उसने फेशुए से कहा, अगर मैं रिवरसाउथ डोमेन वापस जाकर सार्वजनिक उपस्थिति दे दूं तो नेवी की समुद्री नाकाबंदी बेकार हो जाएगी। मैं पहले खुद वापस जाऊंगा, तुम्हारे लोग तुम ले जाना। फेशुए चौकी, तुम जाओगे कैसे? जैंगी मुस्कुराया, हर भटकते राही के पास कुछ तरीके होते हैं, ज्यादा मत पूछो। फेशुए ने सहमति में सर हिलाया, ठीक है, लोग कहाँ हैं? जैंगी ने दूर द्वीप की ओर इशारा किया, लोयान आइलैंड पर। जूजंग की भतीजी भी वहीं है, स्टेरी सी के एक बंकर में। ड्रैगन किंग ली फेंगशियान की आंखें खुली और वो सिर पकड़कर बैठ गया। उसका क्लोन जो जैंगी से टकराया था समाप्त हो चुका था। ब्लैक लैश से दर्द हो रहा था। बेवकूफों ने मेरी 3 फ्लीट तबाह कर दी। वो मुझे खत्म करना चाहते हैं। हालांकि वो पायरेट किंग था, पर शक्तियों के सामने अभी भी कमजोर था। उसे जरूरत थी और ताकत की, ताकि वो महासागर पर अपनी पकड़ बनाए रखे। उसे याद आया कि नेरुतो के मरने से पहले क्या क्या जानकारी मिली। जू युनक्वे ने दर्द में बहुत कुछ बता दिया था।
उसने जैंगी और यानलू ग्रुप के साथ 4 महीने बिताए थे और एलियन से जुड़े कुछ संकेत भी समझ लिए थे। ड्रैगन किंग को यकीन था अगर वो ब्रेक थ्रू करके एपिसलॉन लेवल एलियन बन गया तो कोई उसे रोक नहीं पाएगा। अब चाहे जो हो, मुझे ये मौका हाथ से नहीं जाने देना। जैंगी ने रोज टीम को द्वीप पर लाया। फेशुए ने अचेत लोगों को देखा और गहरी सांस ली। बड़ी सफाई करनी पड़ेगी। एक लड़की ने एक यात्री के मुंह से सफेद कीड़ा निकाला। इसे टंग डिप्रेसर कहते हैं, नियंत्रित करता है होस्ट को। शायद ये फर्स्ट स्क्वाड्रन की गुना की तरकीब है। जैंगी ने कहा, अब तुम्हारा काम शुरू, मैं चला। क्रू के सदस्य कीड़े निकालने का काम शुरू करने लगे। तभी फेशुए ने जैंगी को एक तरफ बुलाया। कैप्टन कियोस, एक निवेदन है। मैं नेरोटो का एसेंस चाहती हूँ। बदले में तुम जो मांगो, हथियार, खाना या शक्तियाँ, सब मिलेगा। जैंगी हैरान था। तुम मुझसे 9000 इंडेक्स वाला सुपर ह्यूमन एसेंस मांग रही हो? फेशुए शांत रही। तुम्हारे सर पर ओरिजिन का असर कम है, पर मेरे लिए ये परफेक्ट है। जैंगी ने ये माना। डैंग शेंगटोंग जैसे लोग भी 9300 पर रुक जाते हैं, पर जैंगी अलग था। उसका शरीर जैसे कभी भरता ही नहीं था।